जेलिसी फैक्टर कह लो या कुछ भी कह लो कि उनको नहीं अच्छा लग रहा कि यार ये बंदा यहाँ से बाहर भी कैसे काम कर रहा है, इस चीज़ में एक्टिव रहते हैं कि भाई चाकू चुकू दिखा के अपना ले लेते हैं पैसे वैसे। और मेरे को एकदम समझ नहीं आया हुआ क्या, तो मेहा ने उसको वैसे पीछे धक्का दिया, सब लोग पीछे हो गए। तो एक बंदे पे 9 गाय हैं वहाँ पे। अगर 1 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं पूरे स्विट्जरलैंड में तो 9 करोड़ गाय हैं। या मेरे को पता था मेरे को ट्रिप पे जाना है, फ़ोन लेना है, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली। मेरे को खुद को देख के ना लगे कि भाई मेरे को हंसी आ रही है, मैं वो भले 3-4 महीने के साल निकल जाए मैं शूट ही नहीं करूँगा। नहीं बैठी है, बहुत टाइम बाद में बोलूँगा कि मेरा कोई ऐसा दोस्त बना है जिसको मैं रोज़ फ़ोन कर सकता हूँ। पीने वाले 2 ग्रुप हैं, खेलने वाले स्पोर्ट्स खेलने वाले अलग ग्रुप हैं। अगर उसमें उस बंदे के पास पैसे ही नहीं होते ना तो वो मूवी ना होती, वो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड होता। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उससे 1 दिन पहले अचानक से एक बिल्ली का बच्चा घर के बाहर आया। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है ना, भाई हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा सीनियर है। हमने उनको देख के सीखा है और उनको देख के हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी। ये भी पाजी को बताने लग रहा था मैं आप सबसे मिलवाता हूँ अपने पाजी से। पाजी हर्षदीप, पाजी कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया पाजी। मुझे ऐसा लग रहा है हम पहली बार ऐसे बैठे हैं ना, 1-on-1 वाले बैठे हैं, बहुत टाइम बाद बैठे हैं। हाँ, पर नहीं 1-on-1 भी पहली बार बैठे हैं। पहली बार मतलब मैं भी वही सोच रहा था कि 1-on-1 हम बैठे कहाँ हैं, हम बैठे ही नहीं एक्चुअली। ग्रुप में ही मिलना होता था। हाँ, कि वहाँ ग्रुप में भी कहाँ, वहाँ वीडियो शूट करते हुए ही मिलते थे, बस हेलो बाय 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 हो जाती थी। बड़ी कैसी चल रही है लाइफ? भाई लाइफ सही चल रही है, बस थोड़ा वही करियर को लेके टेंशन जो कि हमेशा से थी दिमाग में, वो अभी भी है, आगे भी मेरे को आपको तो आपको बहुत ज़्यादा थी उन दिनों ना। आप बहुत ज़्यादा मतलब मिक्स करके चलने की कोशिश किया आपने कि कॉर्पोरेट लाइफ भी मिक्स कर लेता हूँ, यूट्यूब लाइफ भी मिक्स कर लेता हूँ। नहीं, ऐसा था कि मैं हमेशा से जो मेरा फैमिली में बैकग्राउंड रहा है सर्विस वाला ही रहा है। सारे भाई मेरे इंजीनियर ही थे, बहनें भी इनफैक्ट। तो मेरे घर में स्टार्टिंग से ही था। हालांकि मेरे फादर ने बिजनेस करा है, बट उनको हमेशा से था कि भाई तेरे को बिजनेस में नहीं डालना। उसका एक रीज़न कि भाई बिजनेस वालों के ना दिल बड़े होने चाहिए। हम लोगों के दिल बड़े नहीं होते, मतलब उनको ऐसा लगता था हमारे दिल बड़े नहीं है, हम झटके नहीं महसूस कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे बेसिकली। तो उनको था कि भैया कभी भी बिजनेस नहीं करना, आप जॉब करो। स्टार्टिंग से मेरी भी कंडीशनिंग ऐसी थी कि भैया सर्विस करनी है, और आई वॉज हैप्पी विद इट। मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि भाई मेरे को नहीं करना। एक होता है ना कि आपके खिलाफ कुछ हो रहा है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि खिलाफ में कुछ हो रहा है। जो चाहिए था वो मिल रहा था लाइफ में। तो जॉब भी अच्छी खासी लगी। इनफैक्ट मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था। अभी मैंने जो लास्ट अपनी जॉब करी है गुड़गांव में था मैं, और पैरेलली जो काम मेरा चल रहा था कि जॉब के साथ साथ वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बहुत खुश था। लेकिन एक स्टेज ऐसा आया, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता कि हाँ परेशान करने लगे, बट ऑफिस में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा जेलिसी फैक्टर कह लो या कुछ भी कह लो कि उनको नहीं अच्छा लग रहा कि यार ये बंदा यहाँ से बाहर भी कैसे काम कर रहा है, या कह लो कि ये पैसे कैसे कमा रहा है या फेमस कैसे हो रहा है। थोड़ी बहुत जेलिसी होती है। तो एक आधा फैक्टर मेरे को ऐसा लगा कि ऑफिस में भी एक ऐसा हो गया था सीनियर लेवल पे थोड़ा, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा लगा कि यार अब ट्राई कर सकते हैं कि जॉब छोड़ के अब वीडियोस में ही बनाते हैं, क्योंकि पैसे वैसे तो बनने शुरू हो गए थे, उतने बनने भी शुरू हो गए थे जितने सैलरी से ज़्यादा भी बनने शुरू हो गए थे। बट मेरे साथ जो एक मेजर इशू था, मतलब अब जैसे कि आपको मैंने बताया जॉब मैंने छोड़ दी है अब। हाँ, ये मेरे को अभी रिसेंटली पता चला है। रिसेंटली क्या, आज ही पता चला है। मुझे अभी भी लग रहा था कि आप जॉब कर रहे हो साइड बाय साइड एंड उसके साथ में आप कुछ कंटेंट बना रहे हो। नहीं, जॉब मैंने छोड़ दी थी। हालांकि जब मैंने ये डिसीजन लिया था तो उस टाइम मेरे को लगा था कि भाई बहुत सही डिसीजन है, लेकिन आज ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ कि डिसीजन सही नहीं था। मतलब मे बी उस टाइम पे छोड़ना सही नहीं था, बिकॉज एक तो रीज़न ये भी था कि मैं उस टाइम पे इसलिए भी डर रहा था क्योंकि उस टाइम मेरे फादर थे तो उनका डायलिसिस चल रहा था। तो सारा ऑफिस से पूरा अपना मेडिकल वगैरह का सारा खर्चा उनका वहाँ से निकल रहा था। तो मैंने ये सोचा कि यार ये छोड़ दिया ना तो डायरेक्ट वो जो उनका खर्चा है मेडिकल का, आपको पता ही है आजकल कि 20-25 हज़ार तो कहीं नहीं गए। मतलब उस टाइम की बात थी, तब तो आई एम श्योर और बढ़ गया होगा। तो उस टाइम भी इतना खर्चा जो ऑफिस वाले उठा रहे थे तो था मेरे को कि करना पड़ेगा। बट समाउ मेरी सिस्टर भी जिस कंपनी में थी तो हमने उस पर शिफ्ट करवा लिया और फिर मैंने डिसीजन लिया। मतलब पेरेंट्स की भी सहमति थी कि चलो छोड़ दे। सेकेंडली मेरे ऑफिस वाले बहुत सपोर्टिव थे, जो मेरी कंपनी के एमडी थे। उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई तेरे को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके पास गया, एक तरह से मेंटर थे वो मेरे, कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, जॉब करूँ साथ साथ। और वो भी देखते थे वीडियोस वगैरह, उनको भी पसंद थी। तो उनको जब मैंने जाके अपना डिसीजन बताया कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जॉब छोड़ के कम्प्लीटली इसमें आ जाऊँ, तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि भैया ठीक है जाना है तो जाए, ऐसा वाला कुछ नहीं था उनका रिएक्शन। उनका रिएक्शन बिल्कुल ये था कि यार तू अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, कि तेरे को लगता है कि तू उसमें फुल टाइम कर सकता है, तो तू एक काम कर, 1 साल की छुट्टी ले ले। बेसिकली उसको सबैटिकल लीव बोलते हैं, अनपेड लीव होती है, कि तू 1 साल की छुट्टी ले,
1 साल तक तेरे को लगता है कि तेरा काम बढ़िया चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तू कंटिन्यू कर। अगर तेरे को लगे बीच में 1 साल में कि तेरे को वापस आना है तो तेरे को बिना इंटरव्यू के हम रख लेंगे। अब इससे बड़ी मतलब मेरी टेंशन दूर कर दी उन्होंने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि भाई अगर बिना इंटरव्यू दिए दोबारा जॉब मिल जाएगी विद इन 1 ईयर, और 1 साल बहुत होता है ट्राई करने के लिए। यही किया था आपने? तो मैंने यही किया। तो मैंने 2018 में अक्टूबर में मैंने उनको बोला कि भाई मैं सब आर्टिकल लूँगा, और मैंने अक्टूबर 19 में जाके मैंने उनको कम्प्लीटली बोल दिया कि अब बढ़िया चल रहा है, काम चल रहा है, अब नहीं आऊँगा मैं। क्या पोजीशन थी आपकी? मेरी इंजीनियर थी। मतलब मैं, एक जूनियर होता है, फिर एक नॉर्मल इंजीनियर होता है, फिर सीनियर होता है, तो मैं इंजीनियर लेवल भी था। प्रमोशन मेरा ड्यू था उस टाइम पे, और जैसे मैंने बताया ना कि वो मेरे को लग रहा था कि कोई सीनियर है जिसको मेरे से दिक्कत है, जिसकी वजह से मेरा एक वो प्रमोशन रुक भी गया था। लेकिन मैं साथ साथ ना मन में ये भी सोच रहा था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, सीनियर इंजीनियर बन जाऊँ तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, देर तक रुकना पड़ेगा, फिर घर जाके वीडियो भी तो बनानी है, वो कैसे बनेगी। तो मेरे को कहने का लगा कि फ़ायदा है, चलो इंजीनियर हूँ। सैलरी वाली ठीक थी मेरी, क्या सैलरी थी आपकी? मेरी थी 8 लाख थी उस टाइम पे, 8.25 लाख के आसपास का पैकेज था मेरा, जो कि मेरे को लगता है कि 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस था, तो उसके हिसाब से ठीक थी। मतलब मेरे साथ वालों की भी 8-9 ही थी। तो क्योंकि जस्ट बिकॉज आप सीनियर हो जाते हो तो फिर एक बढ़ती भी है। अगर मेरा वो प्रमोशन हो जाता तो मेरी सैलरी और बढ़ जाती, बट ठीक है। लेकिन उस टाइम पे यूट्यूब से अच्छा आने लग गया था, उससे ज़्यादा ही आ रहा था, तो मुझे लगा ठीक है अब ट्राई कर सकते हैं। जॉब वाली साइड में ना थोड़ी देर बाद आएंगे। और अभी रिसेंटली शादी हुई है? हाँ, तेरी भी हुई है। आप बैठ के बताओ बस। मैं तो हर पॉडकास्ट में बता देता हूँ कुछ न कुछ। तो रिसेंटली शादी हुई है, बस ये सही सही बताना, मजाक सेट के, सबका मिथ क्लियर करो। आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? क्या क्या चेंजेस आए हैं यार? चेंजेस बहुत सारे आए होंगे। बहुत सारे, डेफिनेटली बहुत सारे आए हैं, और अच्छे ही आए हैं, कोई बुरा चेंज नहीं आया। ओके। सबसे बड़ी बात जो मेरे को ऐसा लगता है कि मेंटली इंसान बहुत फ्री हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मेरी एज भी अभी 32 है, मतलब मेरी शादी भी मैं बोलूँगा नॉर्मल जो एवरेज एज होती है 28-29 में लोग कर लेते हैं, बट मैंने थोड़ा लेट करी है। तो उस हिसाब से ना एक टाइम ऐसा आता है कि 27-28 के बाद घर वाले भी प्रेशर डालना शुरू करते हैं, प्लस आपके भी दिमाग में होता है, फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सारी एक टाइम पे आके स्टॉप तो लगना ही होता है ना। तो शादी वो फुल स्टॉप है कि आपका वो मेंटली जो एक बहुत बड़ा पार्ट वहाँ पे ऑक्यूपाइड था कि रिलेशनशिप का क्या हो रहा है, यहाँ आगे क्या होगा, शादी में सही लड़की आती है नहीं आती है, क्या है, वो कहीं ना कहीं शादी के बाद जाके स्टॉप लग जाता है। हाँ डेफिनेटली उसके बाद एक नई लाइफ स्टार्ट होती है कि भाई क्योंकि अब आपने शादी कर ली है तो आपको वो भी तो मैनेज करनी है। एक इंसान एकदम से उठ के आपके घर आके रह रहा है, आपके साथ रह रहा है, आपकी स्पेस में आ गया, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है, तो वो भी चेंज हुई है, बट मेरे केस में अच्छे के लिए हुई है, तो मैं खुश हूँ। कुछ 1-2 चेंजेस बताओ कि जो पहले रिलेशनशिप में थे उसमें भाभी कैसी थी और जो अब है उसमें भाभी कैसी है? हमारा रिलेशनशिप कभी ऐसे रिलेशनशिप काइंड ऑफ नहीं था, बट हम एक दूसरे को जानते थे। वैसे जानते तो हम दोनों एक दूसरे को बचपन से थे, मतलब 9th क्लास में हम ट्यूशन में थे साथ में, और बस 1 साल साथ में थे, फिर उसके बाद अलग अलग हो गए। फिर तो बात ही सीधा हुई 10 साल बाद जाके, 2018 में मैसेज आया उसका, वो सोशल मीडिया आ गया ना, फिर ढूंढ लिया एक दूसरे को। हालांकि रहती घर के बहुत पास है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं है हमारे घर में जो डिस्टेंस है जो। लेकिन जब उसका मैसेज आया तो मेरे को उस टाइम से क्रश था उस पर, 8-9 क्लास में जब हम थे साथ में, तो मेरे को तब से क्रश था। तो जब आया मैसेज तो मैं बहुत खुश हुआ, तो मैंने तो सीधा ही पूछ लिया कि और कैसी है, शादी होगी? सबसे पहला सवाल मेरा ये था, शादी होगी? उसने कहा नहीं, आई एम सिंगल जस्ट लाइक यू। मैं कहा बस चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमारी तरफ से भी सही है। हाँ, मतलब अब थोड़ा ट्राई किया जा सकता है। तो फिर मैं उससे मिला, फिर हम काफ़ी टाइम तक मिलते रहे। मैंने तो काफ़ी टाइम पहले ही उसको बोल दिया था, मैंने कहा शादी वादी देख करके ख़त्म करते हैं इसको, बट शी वॉज टेकिंग हर टाइम, तो मैंने भी अपना टाइम लिया। और एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मैं यूजली ना ऐसे मतलब ये हाथ पढ़ना या ज्योतिष वगैरह में मैं नहीं मानता। अच्छा। स्टार्टिंग से नहीं था मेरा, बिल्कुल भी नहीं था, और मेरी फैमिली में भी ऐसा नहीं था किसी का कुछ मानना वगैरह। बट मेरी 2 रियल सिस्टर्स हैं, और जो मेरी दोनों बड़ी हैं मेरे से, जो छोटी वाली है उसमें से उसको किसी ने सजेस्ट करा, उसकी किसी फ्रेंड ने, कि भाई उसने भी उसकी शादी नहीं हुई, उसने शादी नहीं करी है, तो उसको थोड़ा करियर ओरिएंटेड है थोड़ी ज़्यादा, तो उसको था कि करियर को लेके या आगे लाइफ के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। तो उसको किसी ने सजेस्ट करा कि वो ताड़पत्री होता है, आपको पता है उसके बारे में? हाँ, मैंने सुना ही है। हाँ, ताड़पत्री इसके बारे में हमने नादी बोलते हैं, नाड़ी दोष बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, जो कि मेरे को बहुत लिमिटेड नॉलेज है इसकी। और अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर देना। तो उसमें क्या होता है कि केरला के आई गेस वो कुछ वो होते हैं, तमिल या केरला उस साइड के कोई ज्योतिष होते हैं, जो कि आपका भविष्य पढ़ते हैं बनाना लीव्स के ऊपर जो लिखा होता है। अच्छा।
और वो बनाना लीव्स उनके पास होती हैं। ओके। और प्रोसीजर ये होता है कि आप उनके पास जाते हो, आप उनका अपना थंब प्रिंट देते हो, और वो आपके थंब प्रिंट के हिसाब से, जैसे कहते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप के ना थंब प्रिंट्स होते हैं, ठीक है, कैटेगरी होती है बेसिकली। तो आपका जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी के वो लीव्स निकालते हैं और उस पर आपका नाम वगैरह ढूंढ के पढ़ते हैं सब कुछ, और मैच करते हैं, आपसे पूछते हैं सवाल। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा कि आपका नाम हर्षदीप सिंह हो जाए, तो मैं कहूँगा हाँ है। आपसे बिना पूछे पूछा? नहीं, नाम जैसे नाम मैं बताता हूँ और थंब प्रिंट देता हूँ अपना, एज और थंब प्रिंट देता हूँ। ओके। तो वो बोलेंगे हर्षदीप सिंह हो जाए, मैं कहूँगा हाँ, मतलब हाँ या नाम में जवाब देना होता है। ठीक है। दूसरा सवाल पूछेंगे आपके फादर का नाम ये है, वो उनको मैंने नहीं बताया था, वो उनको खुद पता है, उन्होंने लीव से पढ़ा है। ओके। तो मैं कहूँगा हाँ। तो वो फिर मम्मी का नाम पूछेंगे ये है, मैं कहूँगा हाँ। वो कहेंगे आपका एक भाई आपकी एक बहन है, मैं कहूँगा नहीं। तो वो उस लीव को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर पता होगा, क्योंकि है ना, काफ़ी लोगों ने आजकल ये चीज़ करानी शुरू कर दी है। फिर वो दूसरी लीव निकालते हैं, उसमें फिर वो मैच करते हैं। कुछ आपके कुछ 15-20 सवाल होते हैं जो पूछते हैं, और वो पूरे के पूरे एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। अगर उस 15-20 सवाल में से एक भी चीज़ गलत है तो वो लीव आपकी नहीं है। तो जो 20 सवाल पूछने के बाद अगर आपने सब पे हाँ जवाब दिया तो इसका मतलब ये आपकी लीव है। अब वो आपसे टाइम लेंगे कुछ 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, कि हम आपकी लीव को पूरा पढ़ेंगे और 1 हफ्ते बाद आपको मेल कर देंगे, और मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें वो रिकॉर्डिंग में सब बोलते हैं, लीव पढ़ के उसको ट्रांसलेट करते हैं। बेसिकली वो उनकी लैंग्वेज में होती है, उसको ट्रांसलेट करके वो बताते हैं कि भाई ये आपके उसमें लीव में लिखा हुआ है। अच्छा। तो ये मेरी सिस्टर ने ट्राई करा फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसने अपने बारे में पूछा। साथ में उसने मतलब सिंपल सा उसका क्वेश्चन था कि भाई जो है उसकी शादी का क्या है। तो उन्होंने बताया कि आपका भाई है, उसका बिजनेस है। अब उस टाइम तक तो मैं शिफ्ट हो चुका था अपने जॉब से उस पर। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस है और ठीक ठाक चल रहा है, ठीक चलेगा, और शादी जो है उसकी थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये बात है कुछ 27 साल का था मैं तब की बात है ये। और उन्होंने तब ये बोला था कि इसकी शादी होगी जब इसको 32वां लगेगा। ठीक है, 32वां मेरी उम्र मेरे को लगेगी, जो एज है मेरी। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, और चांस की बात है उस टाइम पे रैंडमली मैं भी जैसे जिम वगैरह जाता था, तो मैंने एक दिन स्टोरी डाली अपने हाथ की। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं डालते हैं ना, लड़कों को शौक होता है कि भैया यहाँ से फटा हुआ है, वो स्किन फटी हुई है, मेहनत चल रही है। तो रैंडमली मेरे को फेसबुक पे किसी लड़की ने मैसेज करा कि आपके हाथ में ना मैंने ऐसी कोई वो लकीर देखी है, एंड यू शैल हैव अ बेबी बॉय, और पता नहीं उसने कुछ ऐसे बोला। तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया, क्योंकि मेरी सिस्टर को भी किसी ने कोई चीज़ बोली थी। तो मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैंने कहा यार करियर का हाँ सब कुछ क्या है। पाम रीडिंग करती थी बेसिकली वो। और उस टाइम तक तब की बात है जब मैंने सबैटिकल लीव ले ली थी, बट मैंने अभी तक अनाउंस नहीं करा था पब्लिक में, किसी को नहीं पता था कि मैं लीव ले चुका हूँ। तो मैंने उससे रैंडमली 1-2 चीज़ें पूछी कि भाई करियर का कैसे है आगे। तो उसने मेरे को बोला कि आपका एक, जो मेरे को याद है कि आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो एक है। तो कहती, फिर खुद ही कहती बट ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो जॉब भी करते हो और वो भी करते हो। मैंने उसको बोला हाँ, बट मैं कर नहीं रहा था, मुझे पता था, मैंने छोड़ दिया जॉब अपनी। बट समा उसने मेरे को बोला, फिर कहती कि उसने मेरे को ये भी बोला कि यू हैव अ गर्डल ऑफ वीनस, जो कि मेरे को नहीं पता क्या होता है। उसने बोला एंड यू शैल हैव अ बेबी बॉय, जब बच्चा होगा तो लड़का होगा, उसने ये भी बात बोली। फिर उसने मेरे को ये बोला कि आपकी शादी, मैंने शादी का फिर पूछा स्पेसिफिकली, तो उसने बोला कि आपकी तब होगी जब आपको 32 लगेगा। मैंने कहा यार इसने भी सेम बात बोल दी, और मैं 28 साल का 27 साल का था। मैंने कहा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में हो गया था कि ढूंढना शुरू कर दो। ठीक है, और मैं भी अब प्रोएक्टिवली हो गया था कि भाई ठीक है, अब जो लड़की वड़की मिलती है जिससे भी बात होती है तो पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना है। मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता था, मेरे को पता था कि फैमिली तो पीछे पड़ी हुई है। तो उसने भी जब सेम बात बोली तो मैंने कहा यार, और उसने 1-2 चीज़ें ना मेरी पास्ट की भी बोली, मतलब प्रीवियस रिलेशनशिप को लेके भी कुछ बोली कि इस टाइम पे ब्रेकअप हुआ था। मैंने कहा यार ये कैसे पता हो सकता है किसी को, ये बात तो पब्लिकली नहीं हुई, मैं तो उस टाइम था भी नहीं इसमें सोशल मीडिया पे, ये बात कैसे पता हो सकती है। तो मैं उस पर भी हैरान हुआ। बाकी करियर को लेकर उसने ठीक चीज़ें बोली, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा अगर ये बात सच हुई शादी वाली तो यार वो करियर वाली थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया अंदर। फिर मेरे को था कि नहीं यार इतना लेट नहीं हो सकता। फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने सेम वो नाड़ी दोष दिखाया उनको, और उसने बताया नहीं कि मेरी छोटी सिस्टर अभी आई थी वो करवा के गई है, कुछ नहीं बताया। अच्छा, उसमें बताना ही नहीं होता, वो पूछते भी नहीं है। वो सीधा आपका नाम पूछते हैं, थंबप्रिंट लेते हैं, आपसे एज पूछते हैं, फिर आपकी लीव निकालते हैं, और वो सेम चीज़ें मैच करके सेम प्रोसीजर होता है उनका भी। तो उसने भी पूछा था कि मेरे भाई की शादी का क्या है, तो सेम चीज़ बोली, मतलब बिल्कुल सिमिलर बोला कि जब आप, मेरी बहन मेरे से 8 साल बड़ी है, तो बोला जब आपको 40th लगेगा ना आपका, तो आपके भाई की शादी होगी। तो मैं उस टाइम 32 का होने वाला हूँ। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मतलब 3 जगहों से वो सेम बात आ गई है। और मैं कहा नहीं भाई, मैंने कोशिश पूरी कर ली, हद लगा ली अपनी,
पहले करनी मेरी शादी, हाँ पहले करने की। मेरी शादी जैसे ही मैं 31 साल का हुआ, और पता है वो भी अगस्त में मेरा बर्थडे आता है, तो अगस्त में बर्थडे निकला ना, तो मैंने घर वालों को याद दिलाया। मैंने कहा देखो, उन्होंने बोला था 32वें में होगी, मतलब अब 31 बर्थडे निकल गया, अब विद इन दिस ईयर होनी चाहिए, और अगस्त निकल गया। अगर अभी मेरी किसी से बातचीत नहीं है आज के टाइम पे, होती है ना कि आप 2-4 महीने बात तो करते हो किसी शादी करने पहले, तो मैंने कहा अगर मेरी किसी से अभी बातचीत नहीं हो रही तो कैसे हो सकता है मेरी अगले साल शादी हो जाएगी। और जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर मेरी वाइफ के साथ मेरी बात हुई, और उसने कहा कि यार शादी करते हैं अचानक से। अरे मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं 5 साल से उससे बात कर रहा था कि भाई शादी करते हैं, ये वो टाल भी रही थी कि नहीं अभी नहीं, विल टेक टाइम एंड ऑल। अचानक से उसने मेरे को बोला कि लेट्स गेट मैरिड। और पता नहीं फिर उसके बाद तो ऐसे ही हुआ कि जब ये बात हुई उसके 1 महीने बाद रुका हुआ, फेब में रुका हुआ, और अप्रैल में शादी हो गई। और मैंने कहा यार ये हुआ क्या अचानक से। और मैंने उससे भी पूछा, मैं उससे कई बार बोलता था, मैंने कहा कि तेरे को ऐसा क्यों लगा इतने टाइम बाद, 5-6 साल से तो मैं तेरे को बोल ही रहा था कर लेते हैं। मैंने कहा आज तेरे को ऐसा क्या लगा कि तूने बोला शादी कर लेते हैं। कहती है आप नहीं समझोगे। मैंने कहा और पहले क्या लगता था तेरे को कि क्यों नहीं करनी? आपने बताया था उनको भी? हाँ मैंने उसको ये पाम रीडिंग मैंने बाद में बताई उसको ये बात। अच्छा। हाँ मैंने ये शादी होने के बाद उसको बात बताई। अच्छा। तो उसके पास कोई रीज़न नहीं था। मैंने कहा पहले क्यों नहीं कर रही थी? कहती था कोई रीज़न। मैंने कहा अब क्यों हाँ बोला? कहती है कोई रीज़न लेकिन आप नहीं समझोगे। मैं कहा सही बात है भाई, तुम्हें नहीं समझ सकते, मेरे को तो वो भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे को तू भी समझ नहीं आई। बट ये है कि भाई वो चीज़ हो गई। अब इस पे विश्वास हुआ आपको कि भाई मेरे ये को है? अभी भी मैं बोलूँगा कंप्लीटली नहीं हुआ, लेकिन मेरे को भाई मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं, एस्ट्रोलॉजर के, पाम रीडर के, उनके लिए, तो भाई उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता के जाते हैं वो मेरे बिना पूछे। मैं पूछता भी नहीं, और मेरे को ऐसा लगता है पूछना भी नहीं चाहिए। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को ऐसा लगता है मेरे को नहीं जानना यार मेरा फ्यूचर, मैं उसको या तो खराब कर दूंगा, अगर उन्होंने कुछ ज्यादा अच्छा बता दिया तो मैं खराब कर दूंगा, तो मैं कर दूंगा। हाँ ये कैसे बोल रहे हो तुम? जैसे आप बोल रहे हो पास्ट लाइफ वाली चीज़ तो देखो आप वैलिडेट नहीं कर सकते ना, कैसे पता चलेगा आपको? है लेकिन कुछ लोग ऐसे, वही बात है ना कि आपने ऐसे इंसिडेंट सुन लिए। मैंने भी अपनी एक फैमिली में एक सुने ऐसे इंसिडेंट कि पास्ट लाइफ किसी को याद आ गई और वो जेन्युइनली वेरीफाई करी और वो सही निकली। तो कुछ तो देखो है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे को 100% ऐसे विश्वास नहीं है। और फिर पूछने की कोशिश की कुछ और? नहीं, मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अभी पीछे कुछ टाइम पहले मैंने सोचा कि यार वो दोनों बहनें मेरी वहाँ होके आ चुकी हैं, मैं भी चला जाता हूँ, अब शादी तो हो ही गई है। और मैंने यही सोचा था कि अगर सच में शादी होगी ना उस टाइम पे, तो फिर मैं भी जो होके आऊँगा, मैं भी अपना करियर वगैरह का पूछाऊंगा, क्योंकि यही चीज़ बचती है आगे, फैमिली का, करियर का। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम उनके पास गया, मैंने उनको अपना थंबप्रिंट भी दिया, नाम दिया, मेरी लीफ ही नहीं मिल रही। ऐसा भी होता है मतलब उन्होंने बोला था नहीं मिलना मतलब लीफ कि जैसे कहते हैं कि वो बंडल्स होते हैं लीफ के, मैंने बताया ना जैसे कि थंबप्रिंट के अकॉर्डिंग बंडल्स होते हैं, तो वो रोटेट करते रहते हैं। कभी दिल्ली में है, कभी कोई बंडल तमिलनाडु में है, कोई कहीं और है। अच्छा। तो वो रोटेशन उनकी चलती रहती है, क्योंकि इनके काफ़ी सारे सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। दिल्ली में भी आई गेस 2 हैं, एक पंजाबी बाग में और एक कहीं और मादीपुर में है, और एक कहीं और भी है शायद। उन्होंने मेरे को, मतलब मैंने गूगल वगैरह करा, उस पर जाने से पहले यूट्यूब वगैरह पे कई लोगों की वीडियोस देखी, तो किसी ने ये भी बोला था कि आज के टाइम पे 40% ही वो लीव्स हैं जितने लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ऋषि मुनियों ने लिखी थी अपने हाथों से। तो उस टाइम जितनी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने लिखी, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो रेशियो कम होता जा रहा है। तो 40 to 50% लोगों की लीफ मिलती है। जब 10 लोग दिन में जा रहे हैं तो 5 की लीफ मिलती है। अच्छा। बाकियों की नहीं मिलती। बट अभी भी उन्होंने मेरा बोला नहीं कि आपकी मिली नहीं है, उन्होंने बोला कि दिल्ली में भी नहीं है। ओके। और ये भी मैंने सुना था किसी से, यूट्यूब पे मैंने देखा था, कोई बोल रहा था कि जब आपका टाइम नहीं आया होता ना तो आपको वो लीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि उस लीफ में ये भी लिखा होता है कि आप इस साल में, इस महीने में यहाँ पे आओगे। उसमें ये भी लिखा होता है। ओ भैया, वो ये तो वो वाली बात कर दी आपने, जैसे बोलते हैं ना भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ लिखा हुआ है, बस वही वाली बात है। तो यार सच बताऊं तो ऐसे विश्वास नहीं होता, नहीं था मेरे को भी जैसे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ ना तो मेरे को लगा यार कुछ तो देखो है, तो इसलिए मैं भी गया, बट मेरी लीफ अभी तक मिली नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है। भाई मैरिज लाइफ के बाद आप घूमने गए? हाँ, मैंने वो किस्सा थोड़ा सा सुना, आपने उसमें कम बताया, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आप भी बताओ एक बार, आप यहाँ पे आ चुके हो, क्या हुआ था एग्जैक्ट वहाँ पे आपके साथ वो इंसिडेंट, जो मतलब आपका पर्स वर्स चोरी हुआ था? और तो इंसिडेंट ये हुआ था कि जब आपको यूरोप के लिए जो वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है उसको कम से कम 1.5-2 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है। और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, मतलब मेरी शादी जैसे 22 अप्रैल की शादी थी, तो हम लोग 30 को फ्लाई कर गए थे, 30 अप्रैल को, और हमने वीज़ा लगवाया था जस्ट 10 दिन पहले, मतलब अप्लाई करने भी 10 दिन पहले गए थे। और हो गया? और हो गया, क्योंकि मेरा एक बार पहले शेंगन वीज़ा लग चुका था रोमानिया का, तो मेरे को पता था जल्दी लग जाएगा, मेरी मतलब
ट्रैवल हिस्ट्री ठीक थी मेरी, तो मुझे था कि हाँ लग जाएगा। और हमने स्पेन से एंट्री करी थी क्योंकि उस टाइम जो डेट्स अवेलेबल थी अपॉइंटमेंट के लिए वो स्पेन की अवेलेबल थी। वैसे हमारा प्लान नहीं था स्पेन जाने का, बट जस्ट बिकॉज हमें एंट्री वहाँ से लेनी थी तो हमने 2 दिन वहाँ पे अपने रख लिए उसके। तो हम लोग फर्स्ट हमारी डेस्टिनेशन वहाँ गए, और जाने से पहले मेरे कुछ कजन्स वगैरह जो ऑलरेडी यूरोप होके आए थे उन्होंने मेरे को कैजुअली ऐसे बताया था कि भाई यूरोप में स्पेशली पेरिस बोला था, मतलब एक होता है ना कि पेरिस में आपको ध्यान रखना है कि आईफिल टावर के नीचे जो ब्लैक पीपल वहाँ पे होते हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ में एक्टिव रहते हैं कि भाई चाकू चुकू दिखा के अपना ले लेते हैं पैसे वैसे, तो कैश वगैरह उसके अकॉर्डिंग आप कैरी करना और वो सब करना। तो मेरे दिमाग में था कि भैया पेरिस में बहुत केयरफुल रहना। जैसे ही हम स्पेन पहुंचे, हमारे 2 दिन वहाँ पे थे। एक दिन तो बाई चांस हुआ कि हमारा मतलब सबसे बड़ा कट्टा ये हो गया कि हम 1 मई को वहाँ पहुँचे, 30 को यहाँ से उड़े थे। 1 मई को था वहाँ पे लेबर डे, तो सब कुछ बंद था। तो पहला दिन तो हमारा ऐसे ही बर्बाद हो गया, वहाँ पे वेस्ट हो गया। 2 में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करी। हमने ये सोचा एक्चुअली ना ज़ारा वहाँ का है स्पेन का, और हमें था कि यार कुछ शॉपिंग करनी है तो सबसे अच्छी जगह वही है, क्योंकि कोई भी ब्रांड जहाँ का होता है वहाँ सबसे सस्ता होता है। हालांकि इतना कोई डिफरेंस नहीं था, मेरे ख्याल 15-20% का डिफरेंस होगा इंडिया और वहाँ में बस, हाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो हमने वहाँ से दूसरे दिन में अच्छा खासा 20-25 हज़ार की शॉपिंग कर ली कि भाई अब जा रहे हैं, बैग थोड़ा खाली लेके जाएंगे, वहीं से शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। और मैं यहाँ से अपने साथ कैश जो था मैं कैरी कर रहा था कुछ 2200 यूरो के आसपास। 2200 यूरो आपके वही 2 लाख के आसपास पड़ते हैं, और बाकी कार्ड था हमारे पास। बट हमें था कि इससे ज़्यादा हमारा खर्चा होगा भी नहीं, क्योंकि बाकी सब जगहों पे कार्ड यूज़ हो जाएगा, और कैश तो यही होता है कि आपने कहीं खा लिया पी लिया टैक्सी कर ली तो उसके लिए कैश यूज़ हो जाएगा। तो हमने कैश ही यूज़ करना शुरू करा अपना। उसके बाद हमारी सेकंड जो डेस्टिनेशन थी वो थी इटली। इटली जाना था नेक्स्ट डे, तो हम लोग इटली पहुँचे। और हुआ क्या वहाँ पे, अब जैसे मैं आपको यूरोप की एक बात बताता हूँ, ये बहुत सारे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको ये चीज़ पता होगी, मेरे को इस ट्रिप के थ्रू पता चली। यूरोप में क्या है कि किसी भी आप सिटी में रह रहे हो तो जैसे कहते हैं ना कि एक सेंटर होता है वहाँ पे जहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे दिल्ली में अपना सीपी है, सीपी सेंटर, ठीक है। और फिर एक होता है कि आउटस्कर्ट्स है, दूर दूर की जगह, जैसे गुड़गांव एक आउटस्कर्ट जगह होगी। तो यूरोप वगैरह में किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी आप सिटी में जाते हो तो वहाँ पे जब आप सेंटर में रहते हो, अगर आपने होटल अपना सेंटर में लिया है तो वो बहुत महंगा होगा और छोटा सा मिलेगा, अकोमोडेशन बहुत छोटी छोटी मिलती है स्पेशली यूरोप में। तो और अगर आप आउटस्कर्ट पे रहते हो तो आपको अच्छे बड़े रूम्स भी मिल जाते हैं, लेकिन फिर ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ट्रैवल जो डेस्टिनेशन होगी वहाँ पे आपको सिटी में जाने की, वो फिर आपको यहाँ तो आप बाय टैक्सी जाओगे, यहाँ आप बाय मेट्रो जाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बस अवेलेबल है उससे जाओगे। तो हमने क्या करा कि स्पेन में हम रुके थे बिल्कुल सेंटर में, तो वहाँ हमने लिया था 26,000 रुपये पर नाइट का रूम था। अच्छे खासे होते हैं, लेकिन रूम पता है कितना, जितना हम अभी रूम में बैठे हैं ना जितनी जगह पे, इतना सा रूम था कि उसमें सिर्फ बेड लगा है, ठीक है, आसपास बस ऐसे हल्के, इस वाले एरिया में बस, हाँ बस इतने में बेड लगा हुआ है। और जितना वो एरिया देख रहे हो ना उतने में आपका वॉशरूम वगैरह बालकनी वगैरह सब कुछ थी। बालकनी तो वहाँ होती नहीं है, वहाँ खिड़की पूरी खोलते तो उसको बालकनी बोलते हैं वहाँ पे। तो ऐसा वहाँ पे हिसाब किताब रहता है। तो इटली में हमने क्या किया, इटली में हमने थोड़ा सेंटर से दूर ले लिया, रोम में बेसिकली हम रुके थे, तो रोम से थोड़ा सा बाहर की साइड हमने हिल्टन बुक करा, जो कि बहुत अच्छा रूम था, बहुत बड़ा रूम था। तो हमें था वो भी था 40-45 हज़ार रुपये पर नाइट का रूम था। 3 दिन हम वहाँ पे भी रुके थे। तो अब क्या था कि वहाँ से अगर आपको सेंटर में जाना है, वहाँ पे जैसे एक ट्रेवी फाउंटेन है, जैसे आपको वो देखने जाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ तो टैक्सी करनी पड़ती है, यहाँ तो आपको मेट्रो करनी पड़ती है। और बाई चांस हमारे होटल के सामने मेट्रो स्टेशन भी था जो कि सीधा वहाँ जाता था। मैंने पहले ट्राई करा कि मैं जैसे कैब वगैरह बुक कर लेता हूँ, बट जस्ट बिकॉज हमारे पास नंबर नहीं था, तो हम वो एक होता है ना कि आपको अगर कैब का ऐप डाल रहे हो अपने फ़ोन में, तो पहले अपने फ़ोन से रजिस्टर करो, फिर उसी पे सारे मैसेज आते हैं, ओला ऊबर यहाँ पे होता है। तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मेरा फ़ोन वहाँ पे नहीं चल रहा था, नंबर मेरे पास जो था एक्टिव नहीं था। तो अब हुआ क्या कि हमने सोचा कि आज हम मेट्रो से जाते हैं। अब मेट्रो से जाते हैं, ठीक है, और हमने ये प्लान बनाया कि वहाँ पे ना मिलान जगह है कि मिलान जाएंगे और वहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो उस दिन पता नहीं मेरे को क्या सूझा, मैंने सारा कैश अपने पास रख लिया। कैसे रखा कि वॉलेट था मेरे पास, वॉलेट के अंदर कैश रखा, कार्ड्स वगैरह सब कुछ थे, और मैंने सामने वो होता है शोल्डर बैग होता है जो सामने टांगते हैं, मोस्टली ट्रैवल जो लोग करते हैं वो पहनते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसको अंदर रख लिया उसके। और बाई चांस उसके साथ एक वो भी था अपना एयर टैग एप्पल का, और वो मैंने बाहर रखा हुआ था, उसमें पासपोर्ट भी था मेरा, क्योंकि आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको टैक्स रिफंड मिल जाता है, तो मैंने पासपोर्ट भी उसमें रखा हुआ था। और मैंने सामने मैंने कहा यार सामने से सेफ और क्या हो सकता है, तो मैंने रख लिया। अब हम लोग मेट्रो में गए
तो सीन वहाँ ऐसा हुआ कि एक स्टेशन था जिसका नाम था बारबरेनी स्टेशन करके, वो एक टर्मिनल स्टेशन था, मतलब बड़ा जैसे सीपी वगैरह का होता है, थोड़ा बड़ा स्टेशन था। वहाँ क्या हुआ कि 3 लोग आए, जैसे मैं और मेहा जो मेरी वाइफ है, हम लोग खड़े हुए थे ट्रेन में। तो 3 लोग आए और एक बंदा ना मेहा के साथ जाके खड़ा हुआ, 2 बंदे मेरे पीछे खड़े हुए। तो मुझे ना, और वो अपनी लैंग्वेज में बात करने लग गए, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई शायद छेड़ रहे हैं। एक होता है ना कि टूरिस्ट है, छेड़ रहे हैं, कुछ उसको देख के स्माइल कर रहे हैं, तो उसने मुंह इधर कर लिया, तो मुझे ऐसा लगा छेड़ रहे हैं। तो वो जो बंदा उसके पीछे खड़ा था ना, वो थोड़ा साथ चिपक रहा था। तो मैंने क्या करा, अपना एक हाथ, जैसे एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था ऊपर हैंडल, दूसरा हाथ से मैंने मेहा का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ उसको खींचा कि भाई थोड़ा अनसेफ ना फील करे वो। तो हुआ क्या कि जो बंदा मेहा के पीछे खड़ा था ना, उसने अचानक जैसे स्टेशन आया, उसने अचानक से बहुत तेज कफ करा, मेहा के ऊपर करा, और मेरे को एकदम समझ नहीं आया हुआ क्या। तो मेहा ने उसको वैसे पीछे धक्का दिया, सब लोग पीछे हो गए, बिल्कुल ऐसे वॉमिट करने लग गया वो। तो मेरा भी ध्यान वहीं पे था कि वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। जैसे ही वो बंदा बाहर निकला, बाई चांस हमें भी उसी स्टेशन पे बाहर निकलना था, वो बंदा बाहर निकला, मैं और मेहा भी बाहर निकल गए। तो जब उसने देखा कि हम भी बाहर आए हैं, अचानक से क्या वो ठीक हो गया और दोबारा मैं ट्रेन के अंदर भागा जब गेट बंद हो गए। मुझे तब समझ में आ गया भाई कुछ गड़बड़ हुई है। और मैंने जब चेक करा तो यहाँ की जिप खुली हुई थी और वॉलेट गायब मेरा। और फिर मुझे समझ में आया कि वो डिस्ट्रैक्शन थी। जो एक्चुअल काम किया, जो मेरे 2 पीछे खड़े थे ना, उन्होंने किया। और वो भी कब किया, कफ कर रहा था ना, और मैंने मेहा का एक हाथ पकड़ा, जैसे एक हाथ पहले मेरा हाथ ऐसे था, है ना, एक हाथ मेरा फ्री था, एक हाथ से मैंने हैंडल पकड़ा था। बट जस्ट बिकॉज मेरे को लगा वो मेहा को छेड़ रहा है, तो मैंने एक हाथ उसकी तरफ करा, तो मेरा हाथ ऊपर हो गया। अब यहाँ मेरा वो बैग था, अब उसने कब उसकी जिप खोली, मे भी हो सकता है उसने जिप खोल ली हो, लेकिन वॉलेट निकालने के लिए ना अगले बंदे ने डिस्ट्रैक्ट करा कफ करके, सारा ध्यान उस पर चला गया, और इन दोनों में से किसी एक ने वॉलेट निकाल लिया। अब जब वो चीज़ हुई तो भाई मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि मेरे को सबने बोला भी था कि जस्ट बी केयरफुल, कि वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो भाई मेरा तो 2 मिनट के लिए समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, दिमाग ख़राब। और हुआ क्या, जैसे ही वो बंदा अंदर भागा मेट्रो में, तो मैं भागा उसके पीछे, इतने में गेट बंद हो गए। अच्छा, इनकी मेट्रो में ना ऑप्शन होता है कि अंदर से एक बटन होता है, हर गेट पे लगा होता है, कि अगर आप उसको अंदर से दबाओ तो वो खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो अंदर लोकल्स खड़े थे, मैंने उनको इशारा करा, लैंग्वेज तो उनको क्या ही समझ में आती है, इंग्लिश वगैरह वो लोग मेरे को लगता है जानबूझ के बोलते नहीं है। मैंने उसको इशारा करा कि भाई गेट खोल, गेट खोल। वो अंदर 1-2 लोग खड़े थे, किसी ने गेट नहीं खोला और वो मेट्रो चली गई। अब मैंने कहा भाई क्या करूँ, मेरा सारा कैश उसमें था, मतलब हमारा कुछ भी नहीं था। और कार्ड भी उसमें थे, कार्ड वगैरह सब कुछ। इनफैक्ट मैंने जो सिम कार्ड मैं कैरी कर रहा था अपने फ़ोन में, वो मेरी मम्मी का था, उनके पास वोडाफोन था, उस पर पैक मिल गया था मेरे को इंटरनेशनल का, तो मैंने अपना सिम भी वॉलेट में रखा हुआ था, वो भी चला गया। वो भी गया, उसके अंदर मेरी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होंगी, आधार कार्ड, RC गाड़ी की, थोड़ा बहुत इंडियन कैश भी था 6-7 हज़ार रुपये, वो हो गया। और बाकी ये कैश जो मेरे पास था, ये था अराउंड मेरे पास 1700-1800, क्योंकि हमने 300-400 जो था वो स्पेन में हमारा खर्च हो गया, 1,70,000 रुपये। हाँ, तो इसके आसपास के उसमें जो थे पैसे वो गए। और भाई मैं तो एकदम ब्लैंक किया, ये क्या हो गया, मतलब ये होता है ना, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ कभी हो जाएगा। और सामने बैग टांगा हुआ है, कैसे हो गया। तो अब समझ नहीं है क्या करें। मैं जैसे ही मेहा को बोला, वो डर गई, वो भी डर गई बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या हो गया। अब हमने क्या करा, हम स्टेशन से बाहर निकले, ऊपर आए, और मैंने पहले तो अपनी सिस्टर को फ़ोन करा, घर पे फ़ोन करा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। तो मेरी सिस्टर ने सबसे पहली बात ये बोली कि तेरा पासपोर्ट तेरे पास है। मैंने कहा हाँ, पासपोर्ट इसी में था, और वो किसी मैंने एक कवर में रखा हुआ था, तो मे बी वो हो सकता है, क्या पता वो भी निकाल लेते हो कि भाई बंदा परेशान करना ही है तो अच्छे से करो। बट बाई चांस पासपोर्ट मेरे पास था। तो मेरी बहन ने एक बात बोली, कहती पैसे ही गए हैं ना सिर्फ। मैंने कहा हाँ। कहती वो छोड़ दे तू, वो हम भेज देंगे तेरे को, और टेंशन मत ले, और मेहा को संभाल, वो रोए ना, वो चुप हो जाए। तो थोड़ा मेरे दिमाग में आया कि हाँ चलो कोई नहीं, पैसे गए हैं, इट्स ओके, कर लेंगे। फिर जैसे ही वहाँ से बाहर आए तो एक, जैसे अपने यहाँ पे ना हो बसेस चलती हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस बोलते हैं। हर सिटी में ऐसा होता है कि आप जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो वो ओपन बसेस होती हैं ना, ऊपर से जो पूरा ट्रैवल कराती हैं सिटी। तो उनके ना एक स्टेशन था, उसके बाहर, स्टेशन के बाहर ही उनका एक स्टॉप था। तो वहाँ एक पाकिस्तानी बंदा था जो कि उनके लिए काम करता होगा, होर्डिंग्स वगैरह पकड़ के खड़ा था। तो जैसे ही हम बाहर आए तो मेहा थोड़ा रो रही थी, तो उसने देखा, उसने सीधा ये पूछा क्या हुआ, पॉकेट अप किसी ने मार ली। तो हमने कहा हाँ। कहता आओ पुलिस स्टेशन सामने लेके चलता हूँ। मैंने कहा भाई तो ऐसे बोल रहा है जैसे आए दिन आम बात हो गई, आम बात हो गई इसके लिए। कह रहा मैं इसलिए तो खड़ा हूँ, होर्डिंग तो ऐसे लेके नहीं खड़ा। और मेरे को भी उस टाइम समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, पुलिस स्टेशन कहाँ ढूंढूंगा क्या है। बाई चांस उस बंदे ने बोला कि आओ मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप यहीं पे हो। कहता हाँ मैं पाकिस्तान का हूँ, यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं हूँ। कहता लेकिन ये स्टेशन का बहुत बुरा हाल है।
इसी स्टेशन इसी स्टेशन का स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने बताया ना वो था एक वो था जंक्शन था वो, हाँ हाँ समझ गया। तो वहाँ होती है भीड़ होती है, तो इस स्टेशन का बहुत बुरा हाल है। तो उसने मेरे को बोला, इतने वॉकिंग डिस्टेंस होगा हार्डली 200 मीटर का, वो मेरे को पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस स्टेशन में मैंने एक चीज़ क्या देखी, एक कपल बैठा हुआ था जो कि बहुत ही बुढ़ा, मतलब ये लगा लो 70-80 साल के होंगे वो, अच्छा ठीक है, फॉरनर थे वो भी, लेकिन वो भी उनकी भी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं थी और ये भी नहीं थी, इटालियन भी नहीं थी, कोई अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। और वो भी रो रहे कि भाई उनको भी नहीं छोड़ा, मतलब कितने एजेड कपल थे, उनको तक नहीं छोड़ा, उनका पूरा पर्स ले गए। जो वो लेडी बोल रही थी ना रोते रोते, मैंने उससे बात करी तो जितना मेरे को समझ में आया कि भाई उसका तो पासपोर्ट भी गया था। उसने बताया कि हमारा तो सब कुछ ही गया, पासपोर्ट गया, और वो भी बेचारे बैठे हुए हैं वहाँ पे। फिर कुछ नहीं, पुलिस वाले ने फॉर्म दिया, वो भरा हमने, उसमें मेंशन करना होता है क्या क्या गया, क्या क्या था उसमें, वो सब मैंने मेंशन कर दिया। और मैंने पूछा वहाँ पे, एक बंदा इंग्लिश जो बोल रहा था, मैंने उससे साफ साफ पूछा, मैंने कहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई बता दो, उम्मीद है या नहीं है। तो उसने बोला कैश नहीं मिलता, कैश की उम्मीद मत करो, लेकिन आपके जो उसमें कार्ड्स थे, लाइसेंस, आरसी वगैरह, वो सब मिल सकता है। अगर वो मिल गया तो हम आपके पहुंचा देंगे, आप अपना एड्रेस वगैरह जो भी है, ईमेल आईडी सब लिख दो, हम किसी तरह उसको पहुंचा देंगे अगर वो मिल गया तो मेरे मन में आ गया, मैंने कहा भाई नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, उम्मीद करने की ज़रूरत ही नहीं है, पुलिस वहाँ पे इतनी हेल्पफुल नहीं है। जब वहाँ से बाहर निकले ना तो मेरे को आया यार, एक बार क्या करते हैं, इंडियन एम्बेसी ढूंढते हैं, उनसे कुछ हेल्प मांगते हैं, मतलब मॉनिटरी हेल्प नहीं, बट कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ मैंडेटरी स्टेप ऐसा होता हो जो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, हम ना करें। तो वो भी बाई चांस 200-400 मीटर के डिस्टेंस भी थी, ठीक है, जैसे कि मतलब वो रूट ही वैसा बना रखा है कि वहाँ से हम पैदल चल के गए और हमने ढूंढी वहाँ पे इंडियन एम्बेसी, वहाँ गए तो वहाँ जो इंचार्ज वगैरह बैठे हुए थे उनको मैंने बताया, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि बेटा देखो, मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे ही गए हैं, अभी तो आपने लाइफ में बहुत कुछ देखना है। उन्होंने ये बात बोली, हमने कहा यार ठीक है, आप सब यही चीज़ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ होता, उसने बताया कि यहाँ बहुत नॉर्मल बात है, बहुत होता है यहाँ पे। और एक टाइम तो मतलब मेरे को इतना गुस्सा था अंदर कि मन तो था कि भाई मैं सोशल मीडिया पे जाके ना डालूं, बदनाम कर दूं कि भैया बहुत बेकार कंट्री है, आना ही नहीं है, ऑल ओवर यूरोप नहीं आना, सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने भी मेरे को बोला, जो इंचार्ज थे वो भी कहते करो बदनाम करो, आप सोशल मीडिया पे हो ना, करो बदनाम करो, यहाँ बहुत बुरा हाल है। और मेरे अंदर भी बड़ा गुस्सा था। मैं जैसे ही फिर उसके बाद हम होटल में आए, वहाँ आती ना, मैंने सबसे पहले ये काम करा, मैंने सामने कैमरा रखा, ऑन करा, मैंने वीडियो बनाई, जो आपने शायद देखी हो। तो वो वीडियो मैंने बनाई और उसमें मैंने एग्जैक्टली जो हमारे साथ हुआ मैंने बता दिया। एक था कि एक मेमोरी में रहेगा कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था, और मैं उस टाइम पे व्लॉग्स भी रेगुलर डाल रहा था, जो भी ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे को था कि ठीक है, ऑडियंस को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसी चीज़ हुई है आज। तो मैंने वो चीज़ जैसी डाली तो मेरे को बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हुए नेचुरली, फैमिली से भी, हमने किसी को भी और फैमिली में बताया नहीं था, तो सबके फ़ोन आने शुरू हुए कि भाई ठीक है, पैसे हम भेज देते हैं, कार्ड भेज देते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। वो बहुत मतलब लोगों ने बहुत हेल्प करी, फ्रेंड्स के भी सबके फ़ोन आए। फिर बहुत सारे फ्रेंड्स के फ़ोन आए कि भाई कितने पैसे गए, मैंने कहा यार इतने थे, 2000 के आसपास, 1700 यूरोस थे। अरे कोई नहीं भाई मेरे 5000 गए थे। फिर दूसरे ने बोला अरे कोई नहीं भाई मेरे 6-6.5 मैंने कहा हाँ अच्छा लगा, अब अच्छा कि मैं अकेला नहीं हूँ भाई, बहुत लोगों के साथ हुआ है और अच्छे अच्छे इंसिडेंट हुए। मेरा एक फ्रेंड तो मतलब लिटरली रोड क्रॉस कर रहा था तो स्नैच करके ले गया, उसके 5000 यूरोस थे उसके हाथ में, और वो भी उसके नहीं थे, वो किसी से लिए थे उसने। तो मैंने कहा भाई ये तो मतलब बड़ी नॉर्मल सी बात है, पोलैंड की बात है उसकी। तो मैंने कहा यार ये तो फिर सबके साथ ही हो रहा है, और लोगों के तो पासपोर्ट चले जाते हैं। उसने बोला शुक्र करो आपका पासपोर्ट आपके पास है, और पासपोर्ट चला जाए तो उस केस में क्या होता है कि आपकी ईसी बनती है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनता है, और आपको वहीं से फिर वापस जाना पड़ता है, हमारा आगे का ट्रिप सारा बेकार हो जाता है। तो फिर सबने बोला कि भाई पासपोर्ट तेरे पास है, कोई बात नहीं। कार्ड्स भी थे, कार्ड्स हमारे घर पे थे, मतलब नेहा के पास रखे हुए थे कार्ड्स। तो मैंने कहा यार चलो उस हिसाब से तो फिर ठीक है, बच गए हम लोग। और लेकिन मेरे को जैसे मैंने बताया ना गुस्सा बहुत था उस टाइम, मैंने वीडियो भी बना दी, तो वीडियो बनाई, लोगों का इतना सपोर्ट आया तो अंदर ना एक अपने आप वो आ गया। लोगों ने, मैंने स्पेशली वीडियो में ये बोला कि आप लोगों को क्या लगता है मैं वो क्या करना चाहिए, आगे ट्रैवल करूँ या ना करूँ। तो सब ने ये बोला, मोस्ट मतलब 99% लोगों ने यही बोला कि ट्रैवल करना चाहिए आपको, क्योंकि आप यही मेमोरी ना लेके वापस चले जाओगे, और फिर आप पूरी ज़िंदगी यही सोचोगे कि हमारे हनीमून पे ये हुआ था और हम वापस आ गए थे, हमने आगे कुछ देखा ही नहीं है। इससे बेटर आप ये करो कि आप आगे जाओ, अपनी मेमोरीज को वॉश अवे करो। इसके बाद ट्रिप अच्छा गया होगा? बहुत अच्छा ट्रिप गया इसके बाद मेरा, जेन्युइनली बहुत अच्छा ट्रिप। क्योंकि अब एक तो पैसे ख़त्म हो गए थे अब डर ही नहीं है भाई किसी चीज़ का। फिर समझ में आया, लोगों ने बोला कि भाई पासपोर्ट घर छोड़ के जाना है, मैं अंटिल से आप शॉपिंग करने जा रहे हो स्पेसिफिकली, वो आपको टैक्स रिफंड के लिए चाहिए तो लेके जाओ, कैश बचा नहीं है, कार्ड एक आधा जेब में। अगले दिन, अब 2 दिन अभी और थे हमारे इटली में,
अगले दिन भी हमें बाई चांस दूर ही जाना था, तो मैंने कहा देख यहाँ मेट्रो पे तो जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कैब हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो कैब वाले मतलब केस में हमारे होटल वाली भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, नहीं तो होटल कैब मंगा देती है, बट उस केस में वो भी नहीं कर पा रहे थे हेल्प। तो हम लोगों को मेट्रो पे जाना था। अगले दिन मैं मेट्रो पे गया ना उसके साथ, मेरे साथ भाई मैं सबको घूरता हुआ जा रहा, मिल जाए जो दिख रहा मैं वो तो मेरे को पता नहीं मिलेगा, बट मैंने कहा मैं सबको घूरूंगा कि बंदा मेरे से डर के रहे, आज मेरे से कोई पंगे ना ले, कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो 2 दिन वहाँ पे हमारे ऐसे निकले, फिर हमने वहाँ से जाना था स्विट्ज़रलैंड। तो हम 2 दिन बाद वहाँ से निकले और मैंने कहा चलो अब जो हो गया सो हो गया, और ठीक है, होता रहता है ये सब चीज़ें। और फिर मेरे को बाद में ना ये भी रियलाइज़ हुआ कि यार उस टाइम मैंने गुस्से में सोचा कि है ना ऐसे बदनाम करूँ कि भाई नहीं अच्छी कंट्री है, बोलूँ सोशल मीडिया पे, पर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कि इंडिया में नहीं चोरी होती क्या? हम यहाँ मेट्रो में घूमते हैं, यहाँ नहीं होती क्या? हमारे साथ नहीं होती क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं। हाँ, जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके साथ भी तो उनके साथ होती होगी। अब इटली कोई देश तो बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे लोग भी हैं अच्छे, लेकिन हाँ मोस्टली ईस्ट यूरोपियंस का काम होता है। जो ईस्ट यूरोपियन ना, वहाँ रोमानिया वहाँ के लोग आते हैं और वो ये सब चोरी करते हैं। बॉर्डर्स तो ओपन है वहाँ के, कोई दिक्कत नहीं है, वो चोरी करके चले जाते हैं वापस। तो मैंने कहा यार किसी देश को क्यों बदनाम करना, हर जगह ऐसे लोग होते हैं। यहाँ इंडिया में भी बहुत चोरियाँ होती हैं, और यहाँ पे तो आपने पीछे सुना होगा एक बाइकर के साथ जो इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, हाँ है ना। तो लेकिन उस बंदी ने इंडिया के बारे में कभी गलत नहीं बोला। उसके बाद में उससे पूछा, उसने बोला इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बट हाँ हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ जो कि गलत था, नहीं होना चाहिए था। गलत जगह पे गलत टाइम पर, वो बंदे बहुत गलत, हाँ वो बंदे गलत थे, तो जनरलाइज करके ऐसे पूरी कंट्री को क्यों गलत बोलना। तो मेरे को रियलाइज हो, मैं कहना ठीक है यार, क्या क्या चीज़ें बुरी लगी यूरोप में। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हॉस्पिटैलिटी के मैटर में इंडिया से आगे कोई नहीं है। एज एन आप जैसे वहाँ होटल्स में रुकते हो ना, हाँ, मैंने आपको बताया जैसे आप 40-45 हज़ार रुपये भी एक रात के वहाँ देते हो, हाँ, लेकिन आपको वहाँ पे टूथब्रश नहीं मिलेगा भाई होटल में। लिटरली हमारे साथ हुआ, स्विट्ज़रलैंड में भी हुआ, और कहाँ पे स्पेन में भी हुआ ये, कि हम सुबह उठ के जैसे देखा डेंटल किट नहीं है, तो फ़ोन करके बोला रिसेप्शन पे कि भाई डेंटल किट चाहिए, तो भाई कह रहे हैं नीचे आके ले लो। और कई जगहों पे होती नहीं है, तो बंदा बाहर जा रहा है लेने। मैंने अभी ये सौरभा जी के ब्लॉग में भी देखा, वो सुबह उठ के 7-Eleven जा रहे हैं लेने के लिए कि भाई टूथब्रश नहीं है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। वो मांगा, प्लेट मांगी, ग्लास मांगा, तो कहते नीचे रेस्टोरेंट है वहाँ से आके ले लो। तो हॉस्पिटैलिटी नहीं है जो मतलब और पैसे आप देखो कितने चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये चीज़ें अच्छी हैं, मतलब हम जैसे दिल्ली में रहते तो यहाँ तो अच्छी हैं, बाकी सारी जगह बढ़िया है ये वाली चीज़। तो ये हॉस्पिटैलिटी है इंडिया में कि भाई बंदा पैसे दे रहा था, उसको उसका वर्थ मिल रहा है। वैसे ही बढ़िया है इंडिया भाई। वो तो भाई मैं बोल ही रहा हूँ, इस ट्रिप के बाद मेरे को ये पता चल गया कि भाई ये हवा है। यूरोप घूमना ना एक हवा है कि लोग कहते हैं ना, मेरे को भी था सड़क का कि भाई हनीमून पे यूरोप जाऊँगा। बहुत और जगह बैचलर में जाना था ना वो तो। अरे नहीं, यूरोप भाई रोमांटिक, जैसे पेरिस वगैरह बहुत रोमांटिक जगह है, तो वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ तो डेफिनेटली ज़्यादा एंजॉय करोगे। लॉन्डेल अपार्ट वाली जगह नहीं है वो। तो जैसे मैंने आईफिल टावर वगैरह वहाँ देखा, तो वो मेरे को एक बहुत अच्छी कोर मेमोरी मेरी बन गई है। तो बस ये वाली चीज़ है, लेकिन यूरोप कुछ नहीं है ऐसा। मैं इंडिया में सब कुछ है। स्विट्जरलैंड मेरे को, जैसे मैं अब तक बोलूँगा कि बाय फार मेरे को सबसे सुंदर कंट्री जो मैंने घूमी है वो स्विट्जरलैंड लगी, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी। और उसको मेंटेन करके रखा है। वहाँ पे एक ऑनेस्टी है लोगों में, ठीक है। आप मानोगे वहाँ पे मैं एक फैमिली से मिला, मेरे फ़ैन ही थे वो लोग भी, तो वो लोग मेरे से होटल में मिलने आए, मैं उनके पास गया, मैं उनके घर रह के आया एक दिन। अच्छा। हाँ, मेरा प्लान था 3 दिन स्विट्जरलैंड रहने का, बट वो फैमिली आई, इतनी स्वीट फैमिली थी, हमारे यहाँ होटल में आके हमसे मिले और उन्होंने बहुत हमें फोर्स करा कि भाई आप हमारे साथ एक दिन रहो। तो हमारा पेरिस का एक दिन हमने छोड़ के स्विट्जरलैंड में एक दिन स्पेंड करा उनके साथ। तो वो विलेज में रहते थे, वो विलेज बोलते हैं उस जगह को जहाँ वो रह रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना विलेज घुमाया पूरा अपना सब। तो उनके वहाँ पीछे, घर के पीछे एक फार्म हाउस था। तो वहाँ क्या है कि जैसे पोल्ट्री फार्म है, या अपना वो लोग हनी भी खुद बनाते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह उनके होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप जाओ, और किसी ने अपने फार्म के बाहर जैसे एक छोटी सी जगह बना रखी है, वहाँ पे अपना हनी, एग्स, वो सब रखा हुआ है, ब्रेड वगैरह रखा हुआ है। आपको चाहिए आप उसको उठाओ, वहाँ पैसे रखो और आ जाओ। कोई आपसे वहाँ पे पैसे नहीं चार्ज कर रहा, कोई बैठा नहीं हुआ वहाँ पे कि आपसे पैसे लेगा। तो ये एक ऑनेस्टी है वहाँ पे लोगों की, स्पेसिफिकली स्विट्जरलैंड में। यूरोप में सारी कंट्रीज ऐसी नहीं है, जैसे मैंने बताया, बाकी कंट्रीज में तो बहुत खतरा भी है, बट स्विट्जरलैंड मेरे को स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगा। और स्विट्जरलैंड में जो एक बंदे पे जो काउज है वहाँ पे, मेनली चीज़ वगैरह उन सब का ही काम है, दूध चीज़ वगैरह का, तो एक बंदे पे 9 गायें हैं वहाँ पे। अगर 1 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं पूरे स्विट्जरलैंड में, तो 9 करोड़ गायें हैं। लेकिन ऐसे आपको सड़क पे नहीं दिखती, सड़क पे नहीं दिखेंगी, फार्म में दिखेंगी, और बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, बहुत वेल ग्रूम रखते हैं लोग जो भी उनको।
ब्रीडिंग वगैरह जो करते हैं बहुत अच्छे से रखते हैं। तो ये मुझे लगा कि नेचुरल ब्यूटी जो है वो इन जगहों की बहुत अच्छी है। इंडिया में जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, एरिया कम है, लोग बहुत हैं जो कि नहीं हम कर पा रहे हैं, नहीं इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो नेचुरल ब्यूटी कहीं ना कहीं कम हो गई है। बट हाँ, अगर आप वहाँ के विलेज ज़्यादा खूबसूरत नहीं है एज कम्पेयर टू सिटी? एक्चुअली वहाँ विलेज ही है ज़्यादा, ओके। सिटीज़ बहुत कम है, और सिटीज़ में मोस्टली टूरिस्ट होता है। जो वहाँ के लोकल है ना वो आसपास के विलेजेस में ही रहते हैं। विलेजेस में रहते अब जैसे होटल में अगर कोई रिसेप्शनिस्ट है, मैंने बात करी तो आप कहाँ रहते हो, तो उसने बोला पास में विलेज है वहाँ रहती हूँ, तो वहाँ से मैं आ जाती हूँ सुबह बस पे या मेट्रो पे जो भी है। तो रहते लोग वहाँ पे विलेज में ही हैं, लेकिन मेनली काम आके सिटी में करते हैं। मोस्टली विलेजेस ही हैं वहाँ पे सारे। अच्छा, मेरे को किसी ने ये भी बोला कि जैसे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ना, तो किसी ने बोला आपको क्या करना चाहिए था जब आपका ट्रेन स्टेशन में, जिस स्टेशन पे आपका चोरी हुआ था ना, आपको अगली मेट्रो में अगले स्टेशन में जाना चाहिए था। वो लोग क्या करते हैं, कैश निकाल के वॉलेट फेंक जाते हैं डस्टबिन में। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। अगर पासपोर्ट भी लेना है, मान लो किसी का पूरा बैग चुरा लिया जिसमें पासपोर्ट भी था, सब कुछ था, तो वो यही करते हैं, वो कहते हैं भाई इसमें से कुछ cash एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करो। अगर बाहर जा रहा हो और ऐसे साथ में हो रहा हो तो आपको क्या क्या चीज़ें सेफ रखनी है और किस किस तरीके से रखनी है। मेरे को तो जितना आपने सुना, मैं सोच रहा था कि मैं तो शर्ट के अंदर पहन लूँगा। निकालो। करते हैं डेफिनेटली। बहुत लोग चोर पॉकेट होती है ना अपने चड्डियों में, पैंट के अंदर, भाई बहुत लोग डाल के जाते हैं। और मेरे को भी जैसे मैंने बोला ना, पहले सलाह दी थी किसी ने कि भाई ऐसे करना, तो मैं डराना नहीं चाहता भाई, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होगा ही होगा, चांसेस होते हैं ऐसे। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि आप ना कभी अपना जो शोल्डर बैग जो मैंने टांग रखा था ना, ये चीज़ें ना मत करो आप। जैसे लोग बहुत शौक से अपने ट्रैवल के लिए वो ऐसे बैग खरीदते हैं, कहते हैं कि हम ऐसे सामने टांग के, या थाई बैग्स होते हैं कि हम ट्रैवल करेंगे तो यूज़ करेंगे। इससे ना जिस बंदे को नहीं भी पता उसको भी पता चल जाएगा कि ये टूरिस्ट है ना, तो उनका ध्यान चला जाता है उस पर। अब मेरे को वहाँ के लोकल जो बंदा मिला बाद में इंसिडेंट का, उसने बोला कहता आपने ये शोल्डर बैग टांगा था, इससे तो उनको वैसे ही पता चल रहा है आप टूरिस्ट हो, तो उनका ध्यान और जाता है। अब मैंने कहा मेरे को तो वैसे ही पूरे इटली में कितने सरदार घूम रहे थे, उसको वैसे भी मेरे को देख के पता ही था कि मैं तो टूरिस्ट ही हूँ। बट ये है कि हाँ, ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करो कि भाई बैग्स अलग से लेके घूम रहे हो, उसके अंदर कैश डाला हुआ, क्योंकि वो चीज़ें फिर नोटिस में आती हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करो। प्लस हो सके तो कैश कम से कम यूज़ करो। मैं उसके बाद दुबई भी गया था, उसकी नेक्स्ट ट्रिप मेरी दुबई की थी। हालांकि दुबई इज़ वेरी सेफ़, मतलब मैं वहाँ पे 3 बार होकर आ चुका हूँ, बहुत सेफ़ है। लेकिन मैंने उसमें यही करा कि मैंने हल्का फुल्का कैश जेब में रखा, मोस्टली कार्ड यूज रखा, और पासपोर्ट वगैरह सब अपना रूम में छोड़ गया, और लेके मत घूमो साथ में। मैं भी उस टाइम पे भी नहीं लेके घूमता, बट जस्ट बिकॉज मेरे को था शॉपिंग करनी है, कैश यूज़ करेंगे, तो मैं ले गया सारा। और वही है ना, जब लिखी होती है होना है तो हो गया। उससे पहले स्पेन में भी एक दिन मैं लेके घूमा था, जिस दिन ज़ारा वगैरह मैंने बताया, उस दिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बस ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वो वाला चीज़ हुई है, वही चीज़ हुई है। पुराना टाइम था। पुराने टाइम को मिस करते हो भाई बहुत मिस करता हूँ। कितना मिस करते हो? इतना मिस करता हूँ कि आज जो चल रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा। भाई मतलब सोशल मीडिया बहुत डिफरेंट था जब हमने स्टार्ट करा था। मतलब आपने भी साथ ही नहीं करा था यार, पता ही है आपको। हमने जब स्टार्ट करा था तो जेन्युइनली क्रिएटिविटी थी। मतलब डोंट माइंड जो आजकल के क्रिएटर्स देख रहे हैं, मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ना एक्सीडेंटल क्रिएटर्स थे। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि भाई क्रिएटर बनने का भी नहीं सोचा था। हाँ, कि इससे हमें पैसा कमाना है या फेम कमानी है। ये एक चस्का लग गया था कि भाई बना दिया और कुछ वायरल हो गया और लोगों ने तारीफ कर दी। कोई एक आधा सड़क पे मिलके किसी ने बोल दिया कि भाई आपको देखा है, बस वो एक था कि भाई बनाते हैं, बूम एनर्जी कि भाई वेले बैठे हैं, चलो शूट करते हैं। ऐसा था ना हमारी बारी में। अब ऐसा नहीं है। अब लोग स्पेसिफिकली सोच के कि बिजनेस बना रखा है इसको, कि भाई करना है, और मतलब जो चल रहा है मार्केट में वो पैसे कमाने हैं, फेम कमानी है, तो उसी हिसाब से चल रहा है। और मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ भाई, मैं क्रिएटर हूँ। चाहता तो मैं भी जो चल रहा है मार्केट में वो कर सकता था। मैं कॉमेडी कर रहा हूँ जिस टाइप की कर रहा था, जिस वजह से फेमस हुआ था, आज भी वही कर रहा हूँ और लोग देखना पसंद भी करते हैं। मैंने अपने मेन चैनल पे पॉडकास्ट बनाने नहीं शुरू करे देख कि भाई जो मार्केट में चल रहा है वो पकड़ लो भाई। देखो हाँ, तो मैं मतलब एक क्रिएटर ही हूँ आज भी, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो भाई मैं भी क्रिएटर ही हूँ यार। आपको टाइम के साथ में चेंज होना पड़ता है। नहीं वो बात ठीक है। हाँ जो हम मेन चैनल पे वीडियो बनाते हैं ना, उसका दिन का 3-3, 4-4 लाख का बजट बैठता है। सही बात है। कहाँ से लाए वो? मेरे को नहीं पता, मैं तो आज भी फोन से शूट करता हूँ। मुझे क्या पता। तो ये वाली जो ओजी वाली बातें मत करो आप। नहीं, बट ये है कि भाई पहले 10 लोग वीडियो बनाते थे तो 90 देखने वाले थे। अब 90 बनाते हैं। हाँ, और देखने वाले 10 लोग ही बचे हैं। आपने कम क्यों कर दी? यार मैंने कम करी, देखो रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा। गलती हमारी है। मतलब गलती कैसे मेरी है, एक तो मैं लेजी हो गया। एक होता है ना कि बंदा जब कुछ ये आफ्टर मैरिज हुआ है? नहीं,
पहले से ही? ये पता है, मेरी एक बहुत बड़ी गलतफहमी शादी के बाद दूर हुई है। मेरे को शादी से पहले लगता था, जैसे मैंने बताया कि मैं काइंड ऑफ एक उसमें था कि यार किससे शादी होगी, कब होगी, रिलेशनशिप वाली चीज़ें होती हैं दिमाग में। तो उस टाइम मैं अपने आप को ये बोल के तसल्ली देता था कि काम इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी दिमाग में ये सब चल रहा है, लेकिन जिस दिन शादी हो जाएगी, बर्डन नहीं है सर पे। हाँ, लेकिन जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन शायद मैं सेटल हो जाऊंगा इस चीज़ से लेकर, और मैं काम ज़्यादा करूंगा। भाई उसके बाद भी नहीं करा मैंने इतना काम। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं भाई, ये एक सिर्फ रीज़न था। अगर किसी को करना है काम तो वो पहले भी करेगा, बाद में भी करेगा, डजेंट मैटर क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। हाँ, डेफिनेटली कॉमेडियंस के लिए ना मेरे को ऐसा लगता है कि एक मेंटल स्टेट सही होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है, आप कॉमेडी नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब एक हैप्पीनेस, क्रिएटर कुछ भी क्रिएट करने के लिए आपका मेंटल स्टेट अच्छा होना चाहिए। दिमाग में कुछ और चल रहा है, स्क्रिप्टिंग करने की सोचे फॉर एग्जांपल, और आपके दिमाग में चला रहा है घर में तो ये बसड़ हो गई यार, अब ये क्या कैसे। और मेरे ना फेस पे आ जाता है बहुत जल्दी। हाँ, मतलब मैं नहीं छुपा पाता, मैं कोशिश भी करूँ मैं नहीं छुपा पाता। बीइंग एन एक्टर हमें तो ये चीज़ आनी चाहिए, बट हम नहीं कर पाते क्योंकि नेचुरली ऐसा नहीं होना। बट फिर भी किस तरीके से, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि आपने जॉब छोड़ दी, आपने बिजनेस नहीं किया कोई, फिर आप किस तरीके से इस पे सरवाइव कर रहे हो पिछले 3-1 साल तो हो गए, 1.5 साल शादी को हो गया। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन अब होता क्या है कि देखो, जब काम करना होता है ना, जब पता होता है कि खर्चा आ रहा है, हाँ, तो मैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाता हूँ। अच्छा। तो हाँ, पिछले साल भी मैंने ऐसे किया। मेरे को पता था मेरे को ट्रिप पे जाना है, फ़ोन लेना है, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली। और बाय दी गॉड्स ग्रेस थोड़ा CPM भी अच्छा है चैनल का, जिसकी वजह से अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। मतलब ये अच्छे खासे का मतलब है कि अगर आपकी EMIs नहीं चल रही हैं तो महीने का इतना आ जाता है कि मेरा खर्चा निकल जाता है, अगर मैं कुछ टाइम तक वीडियो ना भी बनाऊँ तो। अच्छा। हाँ, तो ये चल जाता है क्योंकि थोड़ी ऑडियंस मेरे को ऐसा लगता है अर्बन साइड की है, जिस वजह से CPM थोड़ा बेटर है और गुजारा चल जाता है। बट हाँ, मेरे को ये भी पता है कि अगर मैं लग के मेहनत करके वीडियोस बना लूँ, बहुत सारी इकट्ठे बना लूँ, महीने में 3-4 भी निकाल दूँ, तो भैया ऐश भी हो जाएगी मेरी उसमें, जो कि मैं अभी कुछ टाइम से नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक चैलेंज है जो मेरे को जेन्युइनली चैलेंज है, मेरी वीडियोस क्यों कम आती हैं, क्योंकि मैं ना स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम लगाता हूँ और मेरे को कोई ढंग का स्क्रिप्ट राइटर मिल नहीं रहा। पर भाई जो आप बनाते हो फिर उसके लिए आप, मतलब वो आप ही लिख सकते हो, आपको स्क्रिप्ट राइटर नहीं मिल सकता। ये इसने भाई ने सही बात बोली है। हाँ, ये वाली चीज़ ना मैं बहुत ट्राई कर चुका हूँ, ऐसा नहीं मैंने ट्राई नहीं करा। हाँ, स्क्रिप्ट राइटर्स वो चीज़ लिख ही नहीं पाते जो चीज़ मेरे को चाहिए, ऑब्वियसली। और जब तक मेरे को हंसी ना आए, मेरे को खुद को देख के ना लगे कि भाई मेरे को हंसी आ रही है, मैं वो भले 3-4 महीने के साल निकल जाए, मैं शूट ही नहीं करूँगा। क्रिएटिव ब्लॉकेज होती है, वो मेरे साथ भी होती है, लेकिन उसमें अगर कोई भी एक राइटर थोड़ा सा पुश दे दे ना, कि कोई बंदा 30% भी लिख दे, तो 70% मैं लिख लूँगा। अब जैसे जो ब्लॉकेज होती है उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो, या किस तरीके से वो रिलीज होती है? यार मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि जॉब अभी मेरे को नहीं छोड़नी चाहिए थी, उसका रीज़न ये था कि जॉब छोड़ने के बाद ना मैं घर पे ज़्यादा बैठा हूँ, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है क्रिएटिव ब्लॉकेज का। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें हंसी आती है, और आपका ना मेंटल स्टेट वो एक हैप्पी वाला रहता है। आपने कभी ये चीज़ नोटिस करी है, जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, कोई एक पंच लिखा, उस टाइम ना हमारे दिमाग में थोड़ा शैतानी चल रही होती है ना, यहाँ हम बैठे हैं आपस में, कोई जोक मारा और लगा यार ये तो कंटेंट फूटेगा, हाँ, हंसी आती है। थोड़ी देर बाद देखो यार ये कितना थकेला सा जोक है, कि क्या लिख दिया है, ये किसने लिख दिया, ये नींद में था क्या? तो ये क्या मेंटल की बात है। तो आप जब एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ आप हंसी खेल हर टाइम हंस रहे हो और बातें कर रहे हो, खुश हो ना, आप उस टाइम पे जब काम करते हो तो वो सब काम अच्छा होता रहता है। जब आपका मेंटल स्टेटस थोड़ा डाउन हो जाता है और उस टाइम पे वो जोक आपको भी नहीं फनी लग रहा, तो आप बनाओगे नहीं उसको कभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकलने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और एक चीज़ जो कि मैंने अभी तक मतलब सबको नहीं बताई है, बट मैं इस चैनल पे मैं बताऊँ कि मैं सौरभ भाई के साथ भी काम शुरू करने वाला हूँ जल्दी। ओके, डिटेलिंग टेबल्स की फ्रेंचाइजी उनके साथ की करी है, इसका काम अभी चल रहा है और 1-1.5 महीने बाद वो काम भी शुरू हो जाएगा। नाइस। तो आपने फेलियर से सीखा क्या है? और यार मैंने ये चीज़ सीखी है जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मेंटली अपने आप को ना फिट रखो, फिजिकली तो रखना ही है डेफिनेटली, और हमारी फील्ड में फिजिकली तो भाई रहना बहुत ज़रूरी है, हर टाइम कैमरे पे रहना है। और सबसे बड़ा एक डर होता है कि भाई फिजिकली अगर आप नहीं फिट नहीं हो, जैसे अभी हमने वेट गेन करा अच्छा खासा, मतलब मैंने कोविड के बाद 10 किलो गेन करा। आई वॉज 84 इन कोविड, अभी मैं ऑलमोस्ट 94 हूँ, तो अच्छा खासा वेट गेन करा। बट मेंटली अगर आप फिट हो, अपने आप को खुश रखते हो, कोई ऐसी चीज़ आपने ढूंढ ली जिससे आपको मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उससे आप अपना काम में मन लगा के रखते हो। तो मेरे हिसाब से मेंटली अपने आप पे काम करो, बहुत ज़रूरी है।
आजकल के वैसे मैंने देखा है जो जेनजीज हैं उनको हम डिप्रेशन में हैं, ये है वो है, भाई ऐसे सोचो भी मत। अगर तुम, और अब सबकी सिचुएशन देखो अलग होती है, मैं सबके लिए नहीं जनरलाइज नहीं बोल रहा, बट हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि दिन मेरे भी ऐसे थे कि भाई काम करना है तो करना है, कुछ नहीं कर सकते, आपके भी दिन ऐसे होते होंगे, तो काम करो भाई। और मेंटली अपने आप को ना, बस हैप्पीनेस इज अ डिसीजन कहते हैं ना, कि वो डिसाइड कर लो कि हम खुश हैं तो हम खुश रहेंगे। तो ऐसा आपका डिप्रेशन वाला टाइम है? मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगा उसको, एक लो ज़रूर था जब समझ नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अंदर से हमेशा विश्वास था कि भाई भगवान कुछ बुरा नहीं करने देगा, होने देगा। कुछ ना कुछ जब ऐसा लगता था ना कि एक लो मोमेंट आ गया है, कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि भगवान कोई इशारा देता था जिससे अपने आप ही एक एनर्जी आती थी पॉजिटिव सी, तो वो हो जाते थे मेरा काम कभी कोई रुका नहीं है। छोट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ जब जरूरत पड़ी है ना भगवान ने हमेशा साथ दिया। फ्रेंड्स वगैरह कितना साथ देते हैं? फ्रेंडशिप मेरी वैसे ज़्यादा है नहीं। ओके। मतलब मैं स्टार्टिंग से बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ, अपने आप में रहता हूँ। मतलब अगर आपने कभी नोटिस भी किया हो, स्टार्टिंग से यूट्यूब वगैरह में हम लोग जब कॉलेजेस वगैरह में जाते थे तो मैं हमेशा अकेला आता था, कभी मेरी कोई टीम नहीं थी साथ में। एक तो काम भी अकेला किया है तो एक वो रिकग्निशन अकेली मिली है, टीम तो डेफिनेटली थी भी नहीं। बट फ्रेंड्स वगैरह को मैं इस चीज़ से थोड़ा दूर रखता हूँ प्रोफेशन से, उनके साथ मैं चिल करता हूँ। जो मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं, एक दो फ्रेंड्स मेरे जो बचपन के हैं, एक कॉलेज फ्रेंड्स का ग्रुप है 5-6 जनों का, बाकी मेरा डेली वाला कोई ऐसा फ्रेंडशिप वाला नहीं है, वो मैं अपने आप में रखता हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी सौरभ भाई से आजकल रिसेंट दोस्ती है मेरी बहुत अच्छी, और काम वाम भी कर रहे हैं। मतलब 1-1.5 साल से उनसे जब से मिला हूँ तब से उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग बैठी है। बहुत टाइम बाद मैं बोलूँगा कि मेरा कोई ऐसा दोस्त बना है जिसको मैं रोज़ फ़ोन कर सकता हूँ। एक होता है ना कि कॉलेज के बाद अब जाके एक दोस्ती हुई है, तो वैसी वाली चीज़ है। मतलब इस टाइम पे आपके ज़्यादा दोस्त है ही नहीं? नहीं, ज़्यादा दोस्त नहीं है। डू यू ड्रिंक? हाँ, ड्रिंक करता हूँ। ओकेजनली या डेली? डेली तो नहीं करता ऑब्वियसली, लेकिन ओकेजनली से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट डेली? नहीं भाई, ऑल डेली वाला नहीं है हिसाब किताब, वीकेंड्स और बर्थडेज। वीक में 2 बार? वीकेंड्स, और वीकेंड्स में भी किसी एक दिन। वीकेंड तो 2 आ गए ना? नहीं, बट एक दिन ही कभी, और वो भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भैया पीनी है, महीने में बोल सकते हो 3-4 एवरेज है। इसमें भी आपने दोस्त का ग्रुप डिसाइड किया हुआ है कि किस किस के साथ जाते हो? हाँ, इसमें बहुत स्पेसिफिक होता है भाई। इसमें आप सबके साथ नहीं पी सकते बैठ के। हाँ। सबका अपना अपना होता है क्योंकि ट्यूनिंग अलग होती है। ओके। कि ये भैया ये तो पीने वाले कितने ग्रुप के दोस्त हैं आपके? पीने वाले 2 ग्रुप हैं, खेलने वाले, स्पोर्ट्स खेलने वाले अलग ग्रुप हैं, हेल्दी रहने वाले है ना, होता है ना कि हेल्दी, इनके साथ थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना है, इनके साथ हेल्थ बिगाड़नी है, तो वो अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। अच्छा, बट ये तो बहुत अच्छा किया हुआ आपने कि एक कॉल करेगा सुबह उठ जा, एक कॉल करेगा रात को चल ले। हाँ, यही होता है। तो अभी मेरे को 3 फोन आए ना, उसमें से एक का ये था कि भाई कल से नराते शुरू है तो आज बैठना है तो बता। तो मैं कहा नहीं भाई, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो ये रीजन हमें मिल जाते हैं, यार कल से नवरात्र है, चलो आज तो बैठ जाते हैं भाई। तो ये वाला अच्छा, कल से नवरात्र है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मेरे को भी इसने बताया। मैं कहा यार तूने बात तो सही बोली है, बट अभी किसी ज़रूरी काम से आया हूँ बाहर। तो ऐसे वाले दोस्त भी हैं, और फिर ऐसे वाले भी जो कहते हैं भाई जिम नहीं गया बहुत दिन हो गए, चलते हैं। तो ऐसे वाले भी हैं। दोस्ती यारी में या किसी भी रिलेशनशिप में या किसी फील्ड में मनी कितना इंपॉर्टेंट है, और आपकी लाइफ में भी? यार देखो, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे देखिए ना, पता है ना उस मूवी के बारे में। अगर उसमें उस बंदे के पास पैसे ही नहीं होते ना, तो वो मूवी ना होती, वो क्राइम पेट्रोल का एपिसोड होता। तो पैसे उतने ही ज़रूरी है, ठीक है। क्या आज ने क्या बढ़िया एक्सप्लेन किया आप सबको गाइस। बहुत ये तो इतना लेजेंड आंसर दिया ना बाजी ने कि मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं देखी होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे की डेफिनेटली अहमियत है। हाँ। सर पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसे के अलावा भी बहुत लाइफ है। मेरे ऐसे भी जानकार हैं जो कि बहुत पैसा होने के बावजूद खुश नहीं है। तो वही वाली बात है कि एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होनी और एक होता है कि आपकी मटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन होनी, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। और कोई ऐसा इंसान नहीं होता भाई जो मटेरियलिस्टिक नहीं है। मटेरियलिस्टिक होने के लिए आपको पैसा भी चाहिए, क्योंकि आपको अपने घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी करनी है, घर बढ़िया बनाना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। और मेरे को भी शौक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि भाई जितना मिल रहा है गुजारा कर रहा हूँ उसमें और मैं खुश हूँ। डेफिनेटली भाई काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए कर रहा हूँ, और मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए भी कर रहा हूँ बस। और भगवान से इतना मानते हैं कि भैया खर्चा कराता रहे, तो खर्चा का होता है तो अपना पैसा भी आता रहता है। और इतना ही पैसा भी इतना ही दे कि दुश्मनी ना दे साथ में, ज़्यादा पैसा भी दुश्मन है। तो डेफिनेटली हाँ, मैं इतना सोचता हूँ कि मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इतना कि आप
यहाँ से मेंटल ठीक रहो, पीस। यहाँ से ठीक रहो बस। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो? नहीं, नहीं, क्यों? मतलब मैं ये बोलूँगा कि इस चीज़ पे ना मेरा बहुत साइलेंट बिलीवर हूँ मैं इस चीज़ में। ओके। भगवान वगैरह में भी मैं, जैसे आप देखोगे मेरे कभी ब्लॉग्स वगैरह में, मैं उसमें दिखाया मैंने कि मैं गुरुद्वारे वगैरह जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे कोई ना भगवान से हाथ जोड़ के जैसे हम मत्था टेकते हैं ना, मैंने आज तक कभी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं मांगी। लोग कहते हैं ना प्रार्थना करो ये चीज़ हो जाए वो चीज़ हो जाए, सतनाम श्री वाहिगुरु 5-10 बार ऐसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, और गुरुद्वारे में जब मत्था टेकता हूँ तो बस इतना बोलता हूँ। और भगवान, भाई हम क्या मांगने वाले होते हैं, हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा हो, हम कोई छोटी चीज़ मांग लें, तो कभी ऐसा भगवान से मांगा नहीं है। और बहुत ज़्यादा ऐसे शो भी नहीं करा कि मैं भाई बहुत गुरुद्वारे जाता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा भगवान में मानता हूँ, क्योंकि अपना बिलीफ है और अपना बिलीफ अपने तक ही रखो भाई, किसी पे फोर्स तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब ये चीज़ दिखाने वाली भी नहीं है और छुपाने वाली भी नहीं है। तो आई एम अ साइलेंट बिलीवर, मैं भगवान में मानता हूँ, लेकिन मैं ऐसे उसका शोषा नहीं करता कि हाँ बहुत ज़्यादा है। भाभी मानती है? हाँ वो मानती है, एंड वो थोड़ी एक डिफरेंट कल्चर से भी आती है, शी इज़ हिंदू राइट, तो उनके घर में कल्चर डिफरेंट है, और वो लोग जो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वो डिफरेंट है। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ से। डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि जब दो कल्चर के लोग साथ में मिलते हैं तो चीज़ें कटती नहीं हैं, चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। तो मेरे को बहुत नॉलेज मिलती है कि वो किन भगवान में मानते हैं और क्या उनके सिग्निफिकेंस होते हैं, और वो उसको भी बहुत इंटरेस्ट है यहाँ का जानने में कि सिखिज्म में क्या क्या होता है, उसको भी काफ़ी नॉलेज हो गई है। और मैंने ऐसा भी सुना भी है कि जब दो कल्चर के लोग शादी करते हैं ना तो उनके बच्चे बड़े समझदार होते हैं क्योंकि उनको दोनों कल्चर का देखने को मिलता है ना, ज्ञान मिलता है। तो होपफुली भाभी नहीं बोलती क्या कि करो पूजा पाठ ये वो, मतलब नहीं कभी ऐसे उसने बोला तो नहीं, बट उसको शौक है। जैसे शादी के बाद जो नवरात्रे होते हैं, तो लास्ट ईयर हमारे घर में जो दिवाली से पहले पहली बार हमारे घर में नवरात्रि की पूजा हुई है। इससे पहले आज तक नहीं हुई, क्योंकि हम लोग नहीं मानते थे। इनफैक्ट वो कल से भी करेगी आई एम श्योर। तो और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा वही टाइम था जैसे मैंने बोला ना कि हम बाहर भी घूम के आए, पैसे भी अच्छे आए यूट्यूब से, तो वो तो यही कहती आपने मेहनत नहीं करी, वो मैंने पूजा करी थी, उसकी वजह से आपने अच्छा उस टाइम किया। तो हाँ वो करती है और उसको शौक भी है, और मेरे को अच्छा भी लगता है कि ये दोनों में से कोई एक तो है जिसको है ज़्यादा शौक। ये मेरे को लगता है कि देखो सबसे पहले तो जब औरत आती है ना घर में, तो वो बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। हाँ हो सकता है। तो मेरे को खुद ऐसी फीलिंग आती है, एक वाइब आती है घर में जब वो होती है, जब कभी अपने घर जाती है ना, तो वो चीज़ मिसिंग लगती है कि भाई घर की ये अपने, तो मैं तो उसको बोलता हूँ भाई जल्दी आ जाएगा वापस। एक होता है ना कि लड़कियां बोलती भी हैं, बातें भी करती हैं, तो घर में एक शोर रहता है। जब मम्मी और मैं रहते हैं ना तो घर बहुत शांत शांत रहता है। जब वो होती है घर पे तो घर में बातें होती रहती हैं, शोर रहता है, कुछ भी होता रहता है, तो मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है कि एक तो औरतें बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आती हैं घर में, जिसकी वजह से हमारे अंदर चेंज आता है। सेकेंडली एक नेचुरली एज भी होती है, एक चीज़ एज भी एक फैक्टर है। तभी मैंने इस टाइम पूछा कि अगर उस टाइम नहीं थे, क्योंकि होता है ना एक एज के बाद थोड़े से स्पिरिचुअल सब हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, तो वो भी एक फैक्टर है डेफिनेटली। मम्मी के साथ में ट्यूनिंग सही है? हाँ बढ़िया। लड़ाई नहीं मम्मी थोड़ी नहीं होती। इनफैक्ट मम्मी ना थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। नई चीज़ें ट्राई करने में मम्मी को थोड़ा सा लगता है, जैसे एक बहुत बड़ा करियर स्विच था मेरी लाइफ में कि इंजीनियरिंग जॉब छोड़ के लेना। तो पापा मेरे बहुत खुले विचार के थे, वो कहते थे यार करो जो तुम्हें सही लगता है वो करो, जिंदगी में आगे बढ़ना तो करना पड़ता, क्योंकि बिजनेसमैन रह चुके हैं, रिस्क लिया लाइफ में। मम्मी का ऐसा नहीं था, मम्मी को तो था, वो तो आज भी कहती है बेटा जॉब कर ले। उनको लगता था मेरी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि जॉब नहीं है मेरे पास। भाई यूट्यूब में जितना मर्जी कर ले, लेकिन एक जॉब कर ले, 25-30 साल की जॉब कर ले, ना देखा भी शादी हो जाएगी तेरी। ऐसे नहीं बोला गवर्नमेंट जॉब कर ले? नहीं गवर्नमेंट का तो नहीं बोला, बट यार हमने अच्छी खासी पढ़ाई करी है और अच्छी प्राइवेट में भी मिल सकती थी, तो कोई दिक्कत तो नहीं थी मेरे को कभी भी। तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ी कंजर्वेटिव हैं, लेकिन अब जैसे जैसे उन्होंने टाइम देखा, हम लोग भी उनको थोड़ा एक्सपोजर देते हैं। बाहर लेके गया, उनको दुबई लेके गया था मैं भी घुमाने। बच्चा प्लान करने का सोचा? भाई अभी तो हिम्मत भी नहीं है। हिम्मत बोलना सही नहीं रहेगा, हिम्मत तो है लेकिन अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है। तो अभी नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को सॉर्ट आउट करनी है लाइफ में। अब जैसे बिजनेस का भी मैंने बताया मैं प्लान कर रहा हूँ,
तो एक सेटलमेंट चाहिए उसके लिए भी कि वो भी सेट हो जाए और डेली का एक रूटीन बन जाए। और जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब एक फिक्स चीज़ हो गई है कि हाँ एक सोर्स ऑफ इनकम भी फिक्स है, क्योंकि भाई खर्चे तो एक्सपोनेंशियली बढ़ने हैं, शादी के बाद तो बढ़ती हैं, बच्चे के बाद तो और ज़्यादा बढ़ते हैं, जो कि मैं सुनता हूँ अपने दोस्तों में, देखता भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम और मेरे को चाहिए कि मैं प्लान करने का सोचूं। जैसे आप बता रहे थे कुछ एनर्जी के बारे में, कुछ बता रहे थे, क्या एनर्जी थी वो? यार मेरे को किसके ऊपर एनर्जी, क्या बहुत लोगों ने देखा हो ना, तो मैं अपने स्टोरीज में, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, अपने ब्लॉग्स में भी सब लोगों ने देखो, मैं बहुत सालों से ना बिल्लियों को खाना डाल रहा हूँ। हाँ, तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी अटैचमेंट ना मेरे फादर से है। ओके। और मतलब छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2019 में मई में, तो हमने पाठ रखवाया घर पे। तो दूसरे तीसरे दिन ना एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया कहीं से, और ये उनके जाने से पहले भी, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उससे एक दिन पहले अचानक से एक बिल्ली का बच्चा घर के बाहर आया। और यूजुअली बिल्लियों के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो भाई कि वो लोगों के पास नहीं आती, डरती हैं वो। बहुत छोटा सा बच्चा था, वो पैरों में आके ऐसे चढ़ने लग गया ऊपर। हाँ, वो देखी मैंने वो वीडियोस आपकी पुरानी वाली। तो मैंने उसको खाना वगैरह डाला, तो ठीक है वो आने लगी। जिस दिन वो आई, ये चीज़ हुई कि मैं अपने फादर के साथ बाहर जा रहा था कहीं पे, हम लोग रात को डिनर करने जा रहे थे, वो बिल्ली आई, मैंने देखा यार अचानक से बिल्ली आके मिल रही है एकदम। अगले दिन उनकी डेथ हुई, और वो बिल्ली का बच्चा जैसे हमारे पास काफ़ी टाइम रहा, उसके बाद मैंने उसको काफ़ी पाला, काफ़ी बड़ा हुआ वो। लेकिन बिल्लों की ना ये आदत होती है कि वो जब बड़े होते हैं वो चले जाते हैं, घर बदलते हैं, कहते हैं ना घर बदलते हैं, तो वो चले जाते हैं। तो वो कुछ टाइम बाद चला गया, 6-7-8 महीने बाद चला गया, बड़ा हो गया था। फिर जब 1 साल बाद जब उनका वरीना हुआ, उनका पाठ हमने दोबारा रखवाया घर में, कोविड से जस्ट पहले की बात है, फेब की बात है। तो जिस दिन पाठ रखवाया एक और छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया, सेम दिखने वाला, वैसे ही बिल्कुल सेम। और वो तो ज़्यादा देर हमारे पास रुका नहीं, क्योंकि बिल्कुल जैसे हमारे घर खुले होते ना, उसमें पाठ वगैरह रखवाया तो घर दरवाजे खुले रहते थे, तो वो अंदर घुसता था घर के, और उसको कितना मर्जी रोक के बाहर निकालो, सीधा अंदर आता था। और फिर उसके बाद कोविड में भी ऐसा हुआ कि और बिल्ली के बच्चे आए। जब मतलब मेरे फादर का जब वो डेट पास आती ना, मई 4 मई को उनकी डेथ हुई थी, तो उसके आसपास कोई ना कोई नया बिल्ली का बच्चा अचानक से आ जाता है घर के पास। और मैं बहुत सालों से बच्चों को खाना डाल रहा हूँ, कि मैंने तो ये भी मेरे को याद है कि कोविड में जो बिल्ली थी उसके बच्चे के बच्चे भी हो गए हैं, मैं उनको भी खाना डालता हूँ। अच्छा। तो वो भी घर के आसपास रहती हैं। तो ये पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक है, कोई अटैचमेंट है, कि उनके जाने के बाद ना उनकी डेट के आसपास बिल्ली के बच्चे आते हैं नए घर पर, पता नहीं कैसे। तो मुझे लगता है ये पूछने की कोशिश नहीं की आपने कहीं? नहीं, मतलब ये चीज़ भी मैंने थोड़ा रिसेंटली फिगर आउट करी यार, ऐसा हो रहा है कि उसी डेट के आसपास बच्चे आते हैं, जब उनका पाठ रखवाया घर पे तभी आते हैं वो छोटे बच्चे। तब से मेरा बिल्लियों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, बहुत प्यार हो गया मेरा। ओके। मतलब मैं अगर फ्री बैठा हूँ ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे जैसे देखोगे ना, हिस्ट्री में कैट वीडियोज़ हैं। अच्छा। मेरे को अच्छा लगता है देखना, टाइम पास अच्छा है। और डॉग्स भी ठीक है, लेकिन मेरे को मैं ऐसे कभी बहुत एनिमल लवर नहीं था कि हाँ मेरे को घर में पेट रखना है। बड़ा बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा है कि भाई बिल्ली पालनी है, बट घर में मम्मी और मेरी वाइफ दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब कि भाई घर में कोई जानवर हो। एक दिन ला के दे दो। नहीं सरप्राइज। मेरे को निकाल देंगे, उसको तो शायद रख ले, मेरे को निकाल देंगे। भाई इस एज में जो भी आपने सीखा है, गलतियां करके सीखा है, या फिर जो भी आप बताना चाहो अपने जो भी यूथ आपको देख रहा है, कुछ भी इंस्पायरिंग चीज़ जो आपने की है, या फिर कुछ गलत चीज़ें जो आपने की है, वो जो आपको सही लगे ना वो बताओ एक बार। और थोड़ा सा इसको पॉडकास्ट को थोड़ा रैप अप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमने बातें कर ली, और मैं चाहूँगा कि आगे भी ऐसे मिलते रहे भाई, बहुत टाइम बाद मिले और बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भाई एक बार बताओ। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो मैंने यूट्यूब ना स्टार्ट थोड़ा लेट करा, मतलब मेरी भी क्या गलती थी वो जब मेरे सामने वो चीज़ आई कि भाई वीडियोस बनानी, जैसे मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स जो आज के टाइम पे अच्छे सक्सेसफुल भी हैं, उन्होंने ये चीज़ें स्टार्ट करी जब वो कॉलेज में थे या जस्ट कॉलेज पार किया था। मेरे को ऑलरेडी 4-5 साल का एक्सपीरियंस था जॉब का, उसके बाद मेरे को इस चीज़ का एक्सपोजर मिला। तो डेफिनेटली एक मैंने लेट शुरुआत करी है, ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गलतियां ज़्यादा करी हैं, अच्छे काम से गलतियां ज़्यादा करी हैं, अभी भी कर रहे हैं, और अभी लाइफ में ना कुछ ऐसा अचीव नहीं करा है जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि भाई बहुत बड़ा काम कर लिया है और कुछ अवार्ड मिल जाना चाहिए मेरे को। जब कभी मेरे को मिले हैं थोड़े बहुत अवार्ड्स वगैरह, बट जैसे कॉलेज वगैरह में बुलाते हैं वो, तो कई बार मेरे दिमाग में ये आता है यार मैं इतना डिजर्व करता भी हूँ, और फिर मन में आता है नहीं यार इतना नहीं हूँ अभी मैं डिजर्विंग, अभी बहुत काम करना है लाइफ में, बहुत गलतियाँ की हैं, और गलतियाँ यही की हैं कि भाई सेलिब्रेट ज़्यादा कर लिया जो भी जैसे मैंने बोला कि अच्छा काम करा, उसको अचीवमेंट मिली और सेलिब्रेट कर लिया और आज तक करते आए। तो ये नहीं होना चाहिए, काम करते रहना चाहिए।
और मेंटली अपने आप को फिट रखो। मैंने मेंटली भी अपने आप को थोड़ा डाउन कर लिया था पीछे। फिजिकली फिट रखो, जो कि मैं अब करने वाला हूँ, बहुत ज़रूरत है। और हैप्पीनेस जो है उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना के रखो। ये मत सोचो कि भाई ये ऐसा होगा ज़िंदगी में तो मैं खुश होऊंगा। खुशी होनी चाहिए हर चीज़ की। आप आज जी रहे हो, खा पी रहे हो, 3 टाइम दिन की रोटी खा रहे हो, हाथ पाँव आपके सही चल रहे हैं ना, तो आपको खुश रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। और उसके साथ साथ अपना काम करते रहो। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है भाई, एक बार जाके भाई के चैनल को भी देखे, ठीक है। मुझे पता बहुत सारे देख रहे हैं और वहीं से ही आए हैं, बट स्टिल मैं फिर भी कहूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा CPM भी बढ़ जाए भाई इस पॉडकास्ट से। बट ट्रस्ट मी गाइस, ट्रिक है ये मेरे पास ही रहता है, CPM जाता नहीं कहीं। इसकी ट्रिक सीखनी पड़ेगी पीछे, है ना। बट मेरे को टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा, और पहली बार इतने खुल के हमने बातें की। और आई होप आप सबको कुछ भी अच्छा लगा हो। कुछ भी अच्छा लगा है ना, प्लीज़ मेरे को भी बताना नीचे कमेंट में, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, और भाई को भी बताना। छोटा सा पॉडकास्ट अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक, डू कमेंट, और एक बार शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कह दो बाजी एक बार जरा। सबको पता है क्या क्या करना होता है, आप लोग भी आजकल बोल रहे हो, सब क्रिएटर है, मेरे को पता है कि भाई लाइक भी करना है वीडियो को, उस पर कमेंट भी करना है, भाई को मैसेज कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनली। अगर कुछ बात करना चाहते हो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, किसी कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो हमें मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत ही जल्दी।